हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 261 रहस्यमय राहगीर। जैसे ही उसने क्यूई फेग्यान को देखा जो मुस्कुराहट से भरा था, चू फैंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह फिर भी हंसा, मुस्कुराया और क्यूई फेग्यान से कहा, भाई, आह, ये सही है। चू फैंग की प्रतिक्रिया सुनने के बाद क्यू फेग्यान की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। उसने अपना सिर उठाया, चारों ओर देखा, फिर जोर से कहा, सब लोग सुनो, आज से चू फैंग मेरा भाई है। जो कोई भी चू फैंग को धमकाने की हिम्मत करता है, उसका मतलब है कि वह मुझे क्यू फेग्यान को धमका रहा है। जब तक मैं क्यू फेग्यान अभी भी जीवित हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। इसके अलावा एजियो ड्रैगन स्कूल पहले से ही प्रथम श्रेणी का स्कूल बनने के योग्य है। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि मेरे भाई का यहाँ होना ही पर्याप्त कारण है। इसके अलावा स्कूल प्रमुख ली की साधना पहले से ही प्रथम श्रेणी के स्कूल के लिए स्कूल प्रमुख बनने के योग्य है। इसलिए स्कूल प्रमुख ली, मैं क्यूई फेग्यान साहपूर्वक पूछूंगा, क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर एजियो ड्रैगन स्कूल में स्कूल की पदोन्नति के लिए एक सभा शुरू की जाए और एजियो ड्रैगन स्कूल को दूसरे दर्जे के स्कूल से बढ़ाकर प्रथम दर्जे का स्कूल बनाया जाए। क्यूई फेग्यान ने मुस्कुराते हुए ली झानकिंग से कहा, सब कुछ आप ही व्यवस्थित कर सकते हैं, भगवान क्यूई। ली झानकिंग ने क्यूई फेग्यान की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वह खुद भी एजियो ड्रैगन स्कूल को प्रथम श्रेणी के स्कूल में बदलना चाहता था। चूंकि अब ऐसा मौका था और इसे भव्य किलिन राजकुमार की हवेली में नंबर 2 व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से होस्ट किया गया था, स्वाभाविक रूप से वह उस मौके को नहीं चूकना चाहता था। हाँ, अच्छा, आज ये चीज सेट हो जाएगी। मेरे छोटे भाई के स्कूल के प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए मेरे किलिन प्रिंस की हवेली योगदान देगी। 2 दिन बाद इसी जगह पर एजियो ड्रैगन स्कूल एक नई शुरुआत के लिए स्कूल प्रमोशन असेंबली की मेजबानी करेगा। जो भी आए हैं वे मेहमान हैं, इसलिए सभी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन और रुके और क्यों न इस एजियो ड्रैगन स्कूल की स्कूल प्रमोशन असेंबली में भी शामिल हों। क्यूई फेग्यान बेहद खुश था और अखाड़े में मौजूद लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से वे भी बेहद उत्साहित थे। क्यूई फेग्यान द्वारा आयोजित स्कूल प्रमोशन असेंबली में भाग लेना काफी सम्मानजनक बात थी। इसके अलावा वर्तमान एजियो ड्रैगन स्कूल में वास्तव में उनके लिए एक रिश्ता स्थापित करने की ताकत थी। एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रमुख ली झानकिंग की ताकत और चू फैंग की क्षमता का उल्लेख नहीं करना उनके पीछे समर्थक क्यूई फेग्यान को देखकर ही विभिन्न स्कूलों को उनके साथ गंभीरता से पेश आने के लिए पर्याप्त था। हालांकि कुछ लोग काफी उदास भी थे और उनमें से एक गोंग तियानपिंग होगा जो अपने बेटे को खोने का दर्द झेल रहा था। उसका अपना बेटा मारा गया था, लेकिन उसके पास उसका बदला लेने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से वह बहुत उदास हो गया। इसलिए वह एजियो ड्रैगन स्कूल की स्कूल प्रमोशन असेंबली में भाग लेने के लिए पीछे नहीं रहा। उसने केवल ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के लोगों का नेतृत्व किया और उदास होकर चला गया। जहां तक उन प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के बुजुर्गों और प्रमुखों का सवाल है जिन्हें वह साथ लाया था, उन्होंने वहां से जाने का विकल्प नहीं चुना। क्यूई फेग्यान के शक्तिशाली नाम के सामने उन्होंने निर्णायक रूप से गोंग तियानपिंग को दूर कर दिया और एजियो ड्रैगन स्कूल पर भरोसा करना चुना। उन्होंने एजियो ड्रैगन स्कूल से दोस्ती करने का फैसला किया। इससे गोंग तियानपिंग और भी उदास हो गया। वह अपने बेटे के खो जाने से दुखी था। उसके सहयोगियों ने उसे छोड़ दिया और खुद को दुश्मन की ओर झोंक दिया। ये वास्तव में बर्फ पर बर्फ डालने जैसा था और उसके बदला लेने की तारीख बहुत दूर और दूर थी। लेकिन सबसे ज्यादा निराश लोग किलिन राजकुमार के महल से लिन कबीले के लोग थे। क्यूई फेग्यान के आदेश के तहत बड़े पात्र जिनके पास प्रसिद्ध स्थिति थी, वे एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रचार के लिए शारीरिक श्रम बन गए। उन्होंने जगह बनाए, मेज और कुर्सियां व्यवस्थित की, जमीन साफ की, व्यवस्था की, सामान और आपूर्ति तैयार की। सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी और भले ही उन्हें अपने पेट में अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने शिकायत का आधा शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे वास्तव में क्यू फेग्यान से बहुत डरते थे। जब वे ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे तो शुरू में बहुत से लोगों को किलिन राजकुमार के महल से चाय पिलाने की आदत नहीं थी। इससे वे बहुत डर गए और उन्हें बहुत डर लगा कि वे उनसे इसका बदला लेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई।
ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यूई फेग्यांग ने एक वाक्य कहा था, अगर किसी को कुछ भी हो जाता है तो चाहे वह लिन कबीले द्वारा किया गया हो या नहीं, भविष्य में वह लिन कबीले से कर्ज वसूल करेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से लिन कबीले के लोग कोई भी योजना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि क्यू फेग्यांग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह नहीं जानता था कि कब रुकना है। हालांकि लिन कबीले के ज्यादातर सदस्य शारीरिक श्रम के लिए पीछे रह गए, फिर भी उसने 20 लिन कबीले के सदस्यों को जाने दिया जिनके पास अच्छी साधना थी। उन्हें जाने देने का कारण स्वाभाविक रूप से गंभीर रूप से घायल लिन रैन को वापस किलिन राजकुमार की हवेली में भेजना था। हालांकि क्यूई फेग्यांग को लिन रैन से बहुत नाराजगी थी, आखिरकार वह अभी भी लिन कबीले में था। सबक दिया जा सकता है लेकिन जान नहीं ली जा सकती। खांसी खांसी खांसी। किलिन राजकुमार के महल की ओर लौटते समय किलिन राजकुमार के महल के 20 विशेषज्ञ सुनहरे घोड़ों पर सवार होकर सड़क पर तेजी से एक आलीशान गाड़ी की रखवाली कर रहे थे। गाड़ी से कभी कभी दिल दहलाने वाली और फेफड़े फाड़ देने वाली बड़ी खांसी की आवाजें आती थीं और कभी कभी गाड़ी से लगातार दयनीय कराहें निकलती थीं। ये क्यूई फेग्यांग भगवान लिन रैन को इस तरह पीटकर बहुत आगे निकल गया है। राजकुमार हवेली में लौटने के बाद हमें हवेली के स्वामी को इसकी सूचना देनी चाहिए और उन्हें क्यूई फेग्यांग को दंडित करने देना चाहिए। एक युवा गार्ड ने दुखी होकर कहा, तुम क्या जानते हो, यहाँ तक कि मुखिया भी क्यू फेग्यांग के बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम सच में सोचते हो कि हवेली का स्वामी तुम्हारी बात सुनेगा? क्या तुम्हें लगता है कि वह कुछ नहीं जानता? तुम्हें क्या लगता है कि राजकुमार हवेली के लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यू फेग्यांग या भगवान लिन रैन? इसके अलावा लॉर्ड लिन रैन को अभी जो चोटें लगी हैं वे क्यूई फेग्यांग के कारण नहीं हुई हैं। वे आंतरिक चोटें हैं जो उस निषिद्ध दवा के रिबाउंड से हुई हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के गार्ड ने याद दिलाया, ये निषिद्ध दवा है। इस प्रकार का पलटाव वास्तव में बहुत दर्दनाक है और मैं वास्तव में लॉर्ड लिन रैन को इस प्रकार की यातना सहते हुए नहीं देख सकता। चिंता और अनिच्छा ने युवा गार्ड के चेहरे को भर दिया। सामने कोई है, लेकिन ठीक उसी समय सबसे आगे खड़ा गार्ड अचानक जोर से चिल्लाया। इसके तुरंत बाद प्रिंसेस मेंशन के 20 गार्ड हाई अलर्ट पर आ गए। दरअसल सामने सड़क पर एक आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति शंक्वाकार टोपी पहने हुए सड़क के बीच में बैठा था। उसकी शक्ल तो साफ नहीं थी, लेकिन उसने आगे की सड़क को रोक दिया था। हम किलिन राजकुमार की हवेली से लिन कबीले के सदस्य हैं। सामने वाला व्यक्ति, जल्दी से हटो, एक गार्ड ने चिल्लाया। लेकिन जो व्यक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था वह अभी भी सड़क के बीच में बैठा हुआ था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसने गार्ड की बातें सुनी ही न हो। ओई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? ये देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वह गार्ड फिर से चिल्लाया। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उसे अनदेखा कर दिया। हे भगवान, तुम सच में मरना चाह रहे हो? ये देखकर गार्ड, जो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, घोड़े से कूद पड़ा और फिर तेजी से उस व्यक्ति की ओर चला गया। उस पल दूसरे गार्डों के चेहरों पर उपहास की मुस्कान उभर आई, क्योंकि वे जानते थे कि गार्ड क्या करने की योजना बना रहा था। अगर वह सच में सड़क पर मौजूद व्यक्ति को मारना चाहता था तो वह सीधे हमला करता और हवा में वार करता। यह उसे टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त होता, इसलिए उस पर चलने की कोई जरूरत नहीं थी। वह इसलिए वहां गया क्योंकि वह उस व्यक्ति को कुछ देर तक प्रताड़ित करना चाहता था जिसकी आंखें नहीं थीं। संयोग से उन सभी के पेट में गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वे उस राहगीर पर गुस्सा निकालना चाहते थे जिसकी आंखें नहीं थीं। तुम खड़े हो जाओ। गार्ड सड़क पर उस व्यक्ति के पास आया, अपना हाथ बढ़ाया और उसने उसके कपड़े पकड़ना चाहा। तारानकन फफफ। हालांकि एक अर्धचंद्राकार ठंडी चमक उसकी कलाई पर फिसल गई। खून की बौछार हुई और गार्ड ने जो हाथ बढ़ाया था वह पहले ही कट चुका था। उसके बाद एक और ठंडी चमक गुजरी और गार्ड का सिर पहले ही हवा में उड़ गया, फिर जमीन पर गिर गया। अध्याय 262, लिन रैन को यातना देना। तुम कौन हो? तुमने मेरे किलिन राजकुमार के महल के लोगों पर हमला करने की हिम्मत की। उस दृश्य ने अन्य पहरेदारों को भयभीत कर दिया, क्योंकि आखिरकार जिस पहरेदार की हत्या हुई थी वह अभी भी गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। अगर ऐसे व्यक्ति का इतनी आसानी से सिर कलम कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सड़क पर मौजूद व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तभी सड़क पर खड़ा व्यक्ति धीरे से उठा और अपने सिर पर से शंक्वाकार टोपी उतार दी। एक सुंदर और युवा चेहरा सामने आया और उसने मुस्कुराते हुए भीड़ से उदासीनता से कहा, मैं यहाँ किलिन राजकुमार के महल से लोगों का वध करने आया हूँ।
तुम चू फैंग हो। उस चेहरे को देखने के बाद गार्डों के चेहरों के सारे रंग तुरंत उड़ गए, क्योंकि उसी क्षण जो व्यक्ति उनके सामने रुका वह कोई और नहीं बल्कि चू फैंग था। हालांकि उन्हें याद था कि चू फैंग स्पष्ट रूप से मूल क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था, फिर भी वह गहन क्षेत्र के पहले स्तर की आभा उत्सर्जित कर रहा था। वह परिवर्तन वास्तव में अकल्पनीय था, और कुछ लोगों को ये सुनिश्चित करने की हिम्मत भी नहीं थी कि उनके सामने वाला व्यक्ति चू फैंग था या नहीं। चू फैंग नाम सुनने के बाद लिन रैन गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। वर्तमान लिन रैन को बहुत पसीना आ रहा था और उसका चेहरा थोड़ा हरा था। उसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं और अस्त व्यस्त बालों के अलावा वह रूप लोगों को उतना ही भयभीत कर रहा था जितना वे भयभीत हो सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आभा अत्यंत शुद्ध थी। वह गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर गिर गया और ये देखा जा सकता था कि निषिद्ध दवा का पलटाव वास्तव में काफी मजबूत था। हालांकि चू फैंग को देखकर वह न केवल चौंक गया, तुरंत उसके अंदर खून की प्यास भी उमड़ पड़ी और उसने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद को यहाँ भेजने की हिम्मत करोगे। उसे मार डालो। आदेश के बाद शेष गार्डों ने धीमे होने की हिम्मत नहीं की और उनमें से हर एक ने गहन क्षेत्र की आभा को बाहर निकाल दिया। मजबूत दबाव ने चू फैंग की ओर अपना रास्ता बना लिया। इसके साथ ही 20 विभिन्न मजबूत मार्शल कौशल भी फेंके गए। न केवल उन्होंने चू फैंग के भागने को रोका, बल्कि उस हमले से पता चला कि वे चू फैंग की जान लेना चाहते थे। तारांकन स्वूश, लेकिन चू फैंग के पैरों के नीचे रोशनी चमक उठी और उसका पूरा शरीर रोशनी की एक पंक्ति बन गया। उसने जल्दी से घनीभूत मार्शल कौशल को चकमा दिया और पलक झपकते ही वह गार्ड के सामने पहुंच गया। हुश हुश हुश। उसके बाद चू फैंग ने अपने दोनों हाथों को कस लिया और उसकी हथेली में 2 बड़े ब्लेड दिखाई दिए। वे 2 सुनहरे रंग के धुंधले टुकड़े बन गए और अंतहीन रूप से हर जगह उड़ते रहे। सुनहरे धुंधलेपन के बंद होने के बाद किलिन राजकुमार के भवन के 20 गहन क्षेत्र विशेषज्ञों को चू फैंग द्वारा सिर काटकर मार दिया गया। आपका आभा मंडल, वह शारीरिक मार्शल कौशल, आप मिस्टर ग्रे क्लोक हैं। उस पल लिन रैन अंततः अब और शांत नहीं रह सका, क्योंकि उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि चू फैंग की वर्तमान आभा, चू फैंग की वर्तमान युद्ध शक्ति और चू फैंग के रहस्यमय शारीरिक तरीके जो उसने प्रदर्शित किए थे बिल्कुल मिस्टर ग्रे क्लोक के समान थे, जिन्होंने सो बैंस की घाटी में गोंग लुयुन का पीछा किया था। उसे अचानक एक भयानक संभावना का ख्याल आया। मिस्टर ग्रे क्लोक जिसने गोंग लुयुन का पीछा किया और बाकी लोगों को मार डाला, उसका चू फैंग से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि चू फैंग मिस्टर ग्रे क्लोक था। आधे साल पहले चू फैंग के पास पहले से ही गोंग लुयुन को मारने की ताकत थी। हे, तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। हालांकि क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस दिन सो बैंस की घाटी में क्या कहा था? अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चू फैंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास वह ताकत होनी चाहिए। उस दिन मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर सका था। आज मैं तुम्हारी लाश को 10,000 टुकड़ों में काट सकता हूँ। लिन रैन गुस्से में था। वह पागलों की तरह चिल्लाया और अपना हाथ कॉस्मोस सेक की ओर बढ़ाया। एक बार फिर उसकी हथेली में एक काले रंग की निषिद्ध दवा दिखाई दी। जिसने निषिद्ध औषधि का प्रतिक्षेप प्राप्त किया था, उसके पास अब वह युद्ध शक्ति नहीं थी जो उसके पास पहले थी। इसलिए यदि वह वर्तमान चू फैंग को हराना चाहता था तो उसे निषिद्ध औषधि का फिर से उपयोग करना होगा। हालांकि यह उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उस समय वह केवल यही कर सकता था। तारांकन फफफ। लेकिन चू फैंग उसे यह मौका कैसे दे सकता था? चू फैंग के पैरों के नीचे की रोशनी चमक उठी और वह पहले ही लिन रैन के सामने आ गया। उसके बाद उसके हाथ में मौजूद बड़ा ब्लेड बेरहमी से कट गया और एक चमक के बाद चटकने की आवाज के साथ खून की बौछार हुई और लिन रैन का हाथ जो निषिद्ध दवा पकड़े हुए था चू फैंग द्वारा पहले ही काट दिया गया था। अपना हाथ काटने के बाद चू फैंग ने निषिद्ध औषधि को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही उसने निषिद्ध औषधि को देखा जो अजीब शक्ति से भरी हुई थी, चू फैंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, हालांकि यह चीज लोगों को काफी नुकसान पहुंचाती है, फिर भी इसका कुछ मूल्य होना चाहिए। मैं इसे ले लूंगा। जैसे ही उसने कहा, चू फैंग ने निषिद्ध दवा को दूर रख दिया। उसके बाद उसने लिन रैन के पैरों के नीचे कटी हुई हथेली को देखा, उस पर थूका और कहा, जहां तक इस चीज की बात है, इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इसलिए इसे रखना बेकार है। बोलने के बाद चू फैंग ने अपने पैर उठाए
और लिन रैन की कटी हुई हथेली को मांस के पेस्ट में दबा दिया। आह टिल्डे 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 टिल्डे, मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। जब उसने देखा कि चू फैंग उसकी हथेली को मांस के पेस्ट में बदल रहा है तो लिन रैन ने अपनी आंखों से ये सब देखा, लेकिन उसके दिल में दर्द हुआ। वह पागलों की तरह चू फैंग की ओर झपटा। हालांकि निषिद्ध औषधि से वापसी के कारण उसकी वर्तमान साधना गहन क्षेत्र के छठे स्तर तक सीमित थी। यह अत्यंत क्षुद्र भी था, तो वह चू फैंग को कैसे हरा सकता था? लानत है तुझ पर! चू फैंग ने लात मारी और सीधे लिन रैन को जमीन पर पटक दिया। उसने लिन रैन को देखा और कहा, तुम्हें सच में दूसरे लोगों को खुद को नपुंसक बनाते देखना पसंद है न? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे तुम किसी और के द्वारा नपुंसक बनाए जाते हो। बोलने के बाद चू फैंग का बड़ा पैर अचानक ऊपर उठा। नहीं! उसी क्षण लिन रैन घबरा गया और वह पागलों की तरह चिल्लाया। लेकिन क्या चू फैंग उसकी बातें सुनेगा? चू फैंग के पैर ने बेरहमी से लिन रैन की पैंट पर पुची से वार किया, जिससे उसके क्रॉस सेक्शन के आसपास खून फैल गया। चू फैंग ने उसके गुप्तांगों को मांस के पेस्ट में बदल दिया। हे, यह इतना छोटा क्यों है? मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर सका। चू फैंग ने अपने होठों को चटकाया और जैसे ही उसने लिन रैन को बेजान भाव से देखा, उसने अपने दिल में काफी ताजगी महसूस की। उस पल लिन रैन का चेहरा राख की तरह था। उसके शरीर में जो दर्द था वह उसके दिल में होने वाले दर्द से तुलनीय नहीं था। उसका कोई बेटा नहीं था क्योंकि चू फैंग ने उसका सिर काट दिया था। उसके जननांग नहीं थे क्योंकि चू फैंग ने उन्हें मांस के पेस्ट में बदल दिया था। वह वास्तव में बाद की पीढ़ी नहीं होने वाला था क्योंकि उसके कोई बेटे या पोते नहीं थे। मैं कहता हूँ, तुम अभी भी किलिन राजकुमार की हवेली से लिन कबीले के मुख्य प्रबंधक हो। तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हारे पास केवल कुछ दर्जन उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवाएं हैं। ये मेरे दांत भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। चू फैंग ने लिन रैन की कॉस्मॉस बोरी को उतार दिया और वह वर्तमान में उसके अंदर खोज कर रहा था। मुझे मार दो! लिन रैन ने मृत्यु उदासी भाव से ये शब्द कहे। तुमने क्या कहा? चू फैंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे मार दो! लिन रैन जोर से चिल्लाया। ओह, तुम मरना चाहते हो? चू फैंग ने हंसते हुए कहा, फिर नीचे झुका और धीरे से लिन रैन से कहा, तुम अपने बेटे से फिर से मिलना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? चू फैंग की बातें सुनने के बाद लिन रैन का चेहरा एक बार फिर से बहुत बदल गया क्योंकि इस जीवन में उसका कोई बेटा नहीं था। उसका इकलौता बेटा गोंग लुयुन था, लेकिन किसी को नहीं पता होना चाहिए था कि गोंग लुयुन उसका बेटा था। जाहिर है, चू फैंग के शब्दों का मतलब था कि वह पहले से ही कुछ जानता था। मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर तुम फिर से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। हालांकि उससे पहले मैंने तुम्हें पर्याप्त यातना नहीं दी है। चू फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया और उसके हाथ में एक तेज खंजर दिखाई दिया। उसने लिन रैन की एक आंख पर वार किया। आह टिल्डे टिल्डे टिल्डे। उसके बाद उस छोटी सी सड़क पर तरह तरह की दर्द भरी चीखें गूंजती रहीं। काफी देर बाद वे धीरे धीरे शांत हो गईं। अध्याय 263 नफरत का बदला लिया गया। एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए स्कूल प्रमोशन असेंबली तय समय पर आयोजित की गई। पीछे रह गए विभिन्न स्थानों के शक्तिशाली लोगों के अलावा आसपास के कई शक्तिशाली लोगों ने खबर सुनी और बधाई देने के लिए वहां पहुंचे। हालांकि जब बधाई देने गए लोगों ने देखा कि उनका स्वागत करने वाले लोग किलिन राजकुमार के भवन के पहरेदार थे जिन्होंने सुनहरे कवच पहने थे, तो वे सभी काफी भयभीत हो गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि किलिन राजकुमार के भवन के गार्डों को क्यूई फेग्यांग ने ऐसे अजीब काम करने का आदेश दिया था क्योंकि उन्होंने चू फैंग को नाराज कर दिया था, तो वे और भी हैरान हो गए। चू फैंग भगवान क्यूई फेग्यांग के भाई बन गए। ये खबर बहुत विस्फोटक थी और कई लोगों के लिए काफी अकल्पनीय थी। चमत्कार के अलावा, जिसमें चू फैंग, जो मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, ने गोंग लुयुन को हराया, जिसके पास गहन क्षेत्र के 4थे स्तर की साधना थी, लोगों को लगा कि चू फैंग काफी प्रतिभाशाली और रहस्यमय था। इसलिए और भी अधिक लोग चू फैंग को देखना चाहते थे। वे प्रतिभा की भव्यता देखना चाहते थे, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि स्कूल प्रमोशन असेंबली के महत्वपूर्ण दिन पर चू फैंग खुद को नहीं दिखा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था, लेकिन उन्होंने केवल इतना सुना कि उसने खुद को साधना के लिए एकांत में रखा था। उसी समय गोंग तियानपिंग और ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के अन्य लोग पहले से ही ब्लैक टॉर्टोइस सिटी में वापस आ गए थे। वर्तमान गोंग तियानपिंग अपने बेटे को खोने के दर्द को सहन कर रहा था, इसलिए उसने खुद को अलग कर लिया और वह किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। हालांकि
जब किलिन प्रिंस के हवेली के कई बड़े पात्र एक विशाल सेना के साथ मिलने आए तो उनके पास उनसे मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या लॉर्ड लिन रैन अभी तक राजकुमार की हवेली में वापस नहीं आया है? ये सही नहीं है। दूरी को देखते हुए उसे पहले ही वापस लौट जाना चाहिए था। अतिथि हॉल के भीतर गोंग तियानपिंग के चेहरे पर घबराहट थी क्योंकि वह किलिन राजकुमार की हवेली के लिन कबीले के कई बूढ़े लोगों को देख रहा था। हाँ, इसीलिए हम चिंतित हैं। शायद रास्ते में कोई घटना घटी हो। एजियो ड्रैगन स्कूल में पढ़ने वाले लिन कबीले के अन्य सदस्यों पर एजियो ड्रैगन स्कूल में क्यूई फे ग्यांग द्वारा दबाव डाला जा रहा है, इसलिए हम स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास और अधिक जानकारी प्राप्त करने आए हैं। बूढ़े लोगों की ताकत कमजोर नहीं थी और वे सभी गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। हालांकि उनकी आभा गोंग तियानपिंग की तुलना में अधिक मजबूत थी और वे किलिन राजकुमार के महल में लिन लान की रीढ़ थे। महामहिम, उस दिन क्यूई फे ग्यांग ने लॉर्ड लिन रैन को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसका चू फैन के साथ कुछ खास रिश्ता भी है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि क्यूई फे ग्यांग ने जानबूझकर लॉर्ड लिन रैन को वापस लौटने दिया और फिर उसे फिर से छुपकर कैद कर लिया? गोंग तियानपिंग ने अनुमान लगाया। वह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि क्यूई फे ग्यांग बहुत पागलपन से काम करता है, लेकिन वह बहुत खुले तौर पर और न्यायपूर्ण तरीके से काम करता है। वह राजकुमार के महल के प्रति बेहद वफादार है और भले ही वह मेरे लिन कबीले के साथ खराब संबंध रखता हो, लेकिन वह किलिन राजकुमार के महल के लोगों को बिल्कुल नहीं मारेगा। मुझे लगता है कि यह मामला क्यूई फे ग्यांग ने नहीं किया है। कई बूढ़े लोगों ने अपना सिर हिलाया। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मी लेडी रुको, मी लेडी। लेकिन उसी समय अतिथि कक्ष के बाहर कुछ शोरगुल हुआ। उसके बाद बंद दरवाजे अचानक किसी ने लात मारकर खोल दिए। पीले सफेद चेहरे पर आंसू लिए एक महिला कई सुरक्षाकर्मियों के साथ अंदर घुसी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कुछ मेहमानों का स्वागत कर रहा हूँ? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उस महिला को देखकर गोंग तियानपिंग उठ खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि गोंग तियानपिंग की पत्नी और गोंग लुयुन की मां थी। अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो गोंग तियानपिंग द्वारा इस तरह चिल्लाए जाने के बाद वह पहले से ही इतनी भयभीत हो गई होती और वह आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि वह आज बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह थी। न केवल वह वहां से नहीं गई, बल्कि उसने अपने कांपते हाथों से गोंग तियानपिंग की ओर इशारा किया और उसने दांत पीसते हुए कहा, गोंग तियानपिंग, तुम बहुत ही बेरहम इंसान हो। भले ही लुयुन तुमसे और मुझसे पैदा नहीं हुआ था, फिर भी तुम्हें उसे इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसने तुम्हें 20 साल तक पिता कहा और उसके दिल में तुम सच में उसके पिता हो। और लॉर्ड लिन रैन भी। तो क्या हुआ अगर वह लुयुन के खून के रिश्ते के पिता हैं? लुयुन का जन्म मेरे और उनके बीच गुप्त संबंधों से नहीं हुआ था। हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। लेकिन तुमने उसे मार डाला और तुमने उसे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया कि वह इतनी बुरी हालत में पहुंच गया। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम राक्षस हो? इतना बोलने के बाद आंसू बारिश की तरह बहने लगे और उसकी आवाज पहले से ही कर्कश हो गई थी। उसका कांपता हुआ शरीर और भी जोर से कांपने लगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? उसी क्षण गोंग तियानपिंग के सिर में कोहरा छा गया क्योंकि वह उसके कारण परेशान थी। वह आगे बढ़ा, उसने महिला के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरी। मुझे मारो, मुझे मार डालो। चूंकि लुयुन मर चुका है, इसलिए मैं अब और जीना नहीं चाहता। लेकिन मरने से पहले मुझे तुम जैसे पागल राक्षस को कानून की रस्सियों से बांधना होगा। महामहिम, भगवान लिन रैन को इस पागल गोंग तियानपिंग ने पहले ही मार दिया है। उसका शरीर अभी गोंग तियानपिंग के कमरे में है। महिला ने कई बूढ़े लोगों को अपनी शिकायतें बताईं और उसी समय वह जमीन से उठी और लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। किलिन राजकुमार के महल के अन्य बूढ़े लोगों के चेहरे पर तनाव था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से उस महिला के पीछे चले गए। महामहिम, उसकी बेतुकी बकवास मत सुनो। क्योंकि मेरा बेटा मर गया, उसे मानसिक आघात लगा, इसलिए उसने ऐसी बेतुकी बातें कहीं। आमतौर पर वह ऐसी नहीं होती। ये देखकर गोंग तियानपिंग ने भी जल्दी से समझाया, लेकिन कई बूढ़े लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। महिला के नेतृत्व में लोगों का समूह तेजी से उस कमरे में पहुंचा जिसमें गोंग तियानपिंग रहता था। कमरा खोलने के बाद महिला के अलावा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने देखा कि वह दंग न रह गया हो। कमरे के अंदर एक नग्न शरीर लटका हुआ था। वह शरीर अधूरा था।
उसके हाथ या पैर नहीं थे और उसका तीसरा पैर भी नहीं था। हालांकि उस लाश का चेहरा अभी भी पूरा था और वह किलिन राजकुमार की हवेली से लिन रैन थी। हालांकि लिन रैन की दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। उसकी जीभ कटी हुई थी और उसकी गर्दन से एक तख्ती लटकी हुई थी। तख्ती पर बड़े से शब्द व्यभिचारी लिखा हुआ था। गोंग तियानपिंग, देखो देखो तुमने क्या किया है। भले ही लुयुन मुझसे और भगवान लिन रैन से पैदा हुआ था, फिर भी तुम्हें उसे इस तरह से प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं थी। तुम सच में बहुत बेरहम हो। लिन रैन को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर महिला फिर से बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान, यह गोंग तियानपिंग भी एक झटके के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और वह अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। गोंग तियानपिंग, मेरे किलिन राजकुमार की हवेली ने आपके गोंग परिवार को इस तरह से विकसित किया है, फिर भी आप कुछ व्यक्तिगत शिकायतों के कारण भगवान लिन रैन को इस तरह नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। बूढ़े लोगों में से एक ने गोंग तियानपिंग की ओर इशारा किया और जोर से फटकार लगाई। पुरुषों, इस गोंग परिवार को खत्म करो। इन सभी कमीनों को मार डालो जिन्हें मरना चाहिए, और एक भी मुर्गी या कुत्ता नहीं बचेगा। एक और बूढ़ा व्यक्ति सीधे बाहर भागा और काली कछुआ शहर के बाहर शिविर लगाने वाली किलिन सेना पर चिल्लाया। तीसरे बूढ़े व्यक्ति की बात करें तो वह और भी सीधा था। उसने गोंग तियानपिंग पर सीधे हमला किया और अपनी हथेली गोंग तियानपिंग के मस्तिष्क पर पटक दी। उसके चेहरे के सातों छिद्रों से खून बहने के बाद भी वह चिल्लाया, अगर मैं तुम्हारी लाश को 8 टुकड़ों में नहीं तोड़ता तो मेरे दिल की नफरत दूर नहीं हो सकती और मैं स्वर्ग में भगवान लिन रैन की आत्मा का सामना नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ हुआ उसके बारे में जानने के बाद बाहर शिविर लगाने वाली किलिन सेना का क्रोध आसमान छू रहा था। निर्दयतापूर्वक उन्होंने गोंग परिवार में नरसंहार शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा किए बिना वे अपने दिलों में क्रोध की ज्वाला को शांत नहीं कर सकते थे। लिन रैन की मौत की वजह से गोंग परिवार एक हताश स्थिति में डूब गया। तुरंत दयनीय चीखें गूंजने लगी और धीरे धीरे वे किलिन सेना द्वारा नष्ट किए जा रहे थे। उन्हें एजोर प्रांत से निकाला जा रहा था। जब गोंग परिवार का विनाश हो रहा था, काले कछुए के शहर में एक खास महल की चोटी पर एक युवक खड़ा था। वह चू फैंग था। जब उसने गोंग परिवार को देखा जिसका नरसंहार किया जा रहा था, तो चू फैंग के चेहरे पर दया का एक भी निशान नहीं था। उसने केवल आकाश की ओर देखा और दुखी होकर कहा, पिताजी, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है उन्हें पहले ही उचित सजा मिल चुकी है। आप शांति से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अध्याय 264 पुनर्मिलित परिवार। एजोर ड्रैगन स्कूल के प्रथम श्रेणी के स्कूल बनने की खबर पूरे एजोर प्रांत में तेजी से फैल गई। एजोर प्रांत की सीमाओं के भीतर अचानक एक और प्रथम श्रेणी का स्कूल सामने आया। यह एक बहुत बड़ी खबर थी और स्वाभाविक रूप से इसने एजोर प्रांत में विभिन्न शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय एक चीज जिसने लोगों का ध्यान खींचा वह था चू फैंग। चू फैंग एजोर ड्रैगन स्कूल में नंबर 1 शिष्य बन गया। उसने न केवल मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की खेती के साथ गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर रहने वाले गोंग लुयुन का सिर काट दिया, बल्कि वह किलिन राजकुमार की हवेली क्यूई फेग्यान से क्यूई कबीले के प्रमुख के साथ शपथपूर्वक भाई भी बन गया। उसकी ताकत और स्थिति भयानक रूप से मजबूत थी। चू फैंग के बारे में विभिन्न अफवाहें बस किंवदंतियों की तरह थीं। इसलिए इसने कई लोगों को आंख मूंद कर सब कुछ मानने से रोक दिया और वे एक संदिग्ध रवैया रखते थे। लेकिन कोई बात नहीं, चू फैंग का नाम पहले से ही पूरे अजूर प्रांत में फैल गया और विभिन्न लोगों द्वारा उत्साहित चर्चा का विषय बन गया। इसी समय एक और खबर ने लोगों को चौंका दिया। वह ये थी कि काले कछुए के शहर के राजा गोंग तियानपिंग ने लिन रैन को बुरी तरह घायल कर दिया था। इससे किलिन राजकुमार की हवेली क्रोधित हो गई और उन्होंने गोंग परिवार का पूरी तरह से सफाया कर दिया। चू फैंग, तुम आखिरकार लौट आए हो। हमने पहले ही तुम्हारे द्वारा गोंग लुयुन को हराने की खबर सुनी है। तुम वाकई बहुत शानदार हो और तुम वाकई हमारे चू परिवार का गौरव हो। हाँ चू फैंग, मैंने तो ये भी सुना है कि हमारा एजोर ड्रैगन स्कूल प्रथम श्रेणी का स्कूल बन गया है और आप भी एजोर ड्रैगन स्कूल में नंबर 1 शिष्य बन गए हैं। क्या ये सच है? चू फैंग के वहां पहुंचने से जहां चू परिवार की युवा पीढ़ी छिपी हुई थी, सभी खुश हो गए। वे सभी उत्साहित थे क्योंकि वर्तमान चू फैंग अब वह छोटा बच्चा नहीं था जिसे वे तुच्छ समझते थे। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया जिसने उन्हें गौरव और गर्व दिया। एक ऐसा परिवार का सदस्य जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। हो, ये कम महत्वपूर्ण है। आज मैं यहाँ सभी को कुछ अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। चू फैंग हॉल में बैठा था और भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए बोला,
क्या अच्छी खबर है। सभी उत्साहित होने लगे। कई लोगों ने चू फैंग को घूर कर देखा और उनकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। हर किसी की साधना को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों को स्कूल प्रमुख से कुछ मार्शल कौशल के साथ साथ कुछ रहस्यमय तकनीकों के लिए आवेदन करने में मदद की और वह पहले ही सहमत हो गए हैं। जैसे ही उसने बात की, चू फैंग ने एक कॉस्मोस सेक बाहर फेंक दिया। कॉस्मोस सेक से चमक फैलने के बाद हॉल में मेज पर कई किताबें दिखाई दी। वाह चू फैंग, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जैसे ही उन्होंने उन किताबों को देखा, चू परिवार के लोग तुरंत पागल हो गए। यहाँ तक कि चू गियू की आंखें भी चमक उठी और उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सामान्य पुस्तकें नहीं थीं, वे रहस्यमय तकनीकें और मार्शल कौशल थे। रहस्यमय तकनीकें ऐसी चीजें थीं जिन्हें केवल मुख्य शिष्य ही विकसित कर सकते थे, और वहाँ रैंक 1 से रैंक 5 मार्शल कौशल भी थे। जिन चीजों के बारे में उन्होंने अतीत में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी, जिन चीजों को छूने का उन्हें कभी मौका भी नहीं मिला होगा, वे सभी उस पल उनके सामने प्रदर्शित की गईं। वे उत्साहित कैसे न होते। जिस समय वे उत्साहित और आनंदित थे, उसी समय वे कृतज्ञतापूर्वक चू फैंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि आज वे ये सब इसलिए आनंद ले पा रहे थे क्योंकि यह सब चू फैंग द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा मेरे पास एक और खबर है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे चू परिवार को नुकसान पहुँचाने वाला अपराधी पहले ही मिल चुका है और मैंने उसे उचित कीमत चुकाने दी है। अचानक चू फैंग गंभीरता से बोला। सचमुच? चू फैंग, अपराधी कौन था? जैसे ही उसने ये बताया, सभी खड़े हो गए और उनकी भावनाएं थोड़ी उत्तेजित हो गईं। अपराधी गोंग लुयुन था, चू फैंग ने कहा। क्या ये वही था? ये जानने के बाद सभी चौंक गए, लेकिन चौंकने के बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस भी ली। गोंग लुयुन को आपने पहले ही मार दिया है और गोंग परिवार को भी किलिन राजकुमार की हवेली द्वारा नरसंहार किया गया है। उस विषय पर उन्हें वास्तव में वह सजा मिली जिसके वे हकदार थे। उन्होंने अपराध किए हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं मार सकता, वरना मैं बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करता। चू चेंग ने उग्रता से कहा। हालांकि उनके गोंग परिवार को व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं मारा था, फिर भी वे मेरे कारण ही मारे गए। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया, फिर यह भी बताया कि उसने लिन रैन को कैसे मारा और कैसे उसने गोंग लुयुन की मां का इस्तेमाल करके लिन रैन की मौत को गोंग तियानपिंग पर थोप दिया। चू फैंग, तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुमसे ऐसी हत्या करने के लिए चाकू उधार लेने की विधि के बारे में सोचने की उम्मीद थी। हाँ, उसका गोंग परिवार किलिन राजकुमार के महल द्वारा संरक्षित है, इसलिए अगर हम वास्तव में उन्हें मार देते हैं तो किलिन राजकुमार का महल हमें माफ नहीं करेगा। हालांकि इस तरह किलिन राजकुमार के महल ने गोंग परिवार को खत्म करने की पहल की। ये बहुत प्रभावशाली है। सच्चाई जानने के बाद सभी लोग बेहद खुश थे और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। चू फैंग, लिन रैन और गोंग लुयुन की मां के बीच का रिश्ता इतना छुपा हुआ था और यहाँ तक कि गोंग तियानपिंग और गोंग लुयुन को भी इसके बारे में पता नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? चू गुयू ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले ये जानने के बाद कि गोंग लुयुन ने 5 बाग गांव को मेरे चू परिवार का नरसंहार करने दिया, मैं ब्लैक कछुआ शहर गया और काफी देर तक गोंग लुयुन मां का निरीक्षण किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि गोंग लुयुन कहाँ है। मुझे पता चला कि हालांकि गोंग लुयुन की मां को नहीं पता था कि गोंग लुयुन कहाँ है, हर दिन वह अकेले नदी के किनारे जाती और अपने आप से कुछ पुरानी बातें बुदबुदाती और कई बार एक नाम का उल्लेख होता, लिन रैन का नाम। इसके अलावा लिन रैन गोंग लुयुन के प्रति असामान्य रूप से दयालु था, इसलिए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिन रैन को मारने से पहले मैंने इसका परीक्षण किया और मैंने उससे पूछा कि क्या गोंग लुयुन उसका परिवार था, और उसकी प्रतिक्रियाओं से मैंने निर्धारित किया कि गोंग लुयुन उसका निजी तौर पर पैदा हुआ बेटा था। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। चू फैंग, तुम्हारी अवलोकन शक्ति थोड़ी अजीब है न? उस पल जब भीड़ ने चू फैंग को देखा तो उनकी निगाहों में थोड़ा और सम्मान था, क्योंकि चू फैंग के पास ऐसी क्षमताएं थीं जो उनमें से किसी के पास नहीं थी। न केवल यह मार्शल साधना प्रतिभा थी, बल्कि यह एक सावधान हृदय भी था। उसके बाद चू फैंग ने चू गयू और अन्य लोगों के लिए खेती के लिए बहुत सारे संसाधन छोड़े। उसने लिन रैन, किलिन राजकुमार के महल के लोगों और काले कछुए के शहर से चुराए गए संसाधनों को चू गयू और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया। इससे उनकी जुबान पर ताला लग गया, क्योंकि खेती के संसाधनों की इतनी बड़ी मात्रा उनके लिए 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी, भले ही वे उनका उपयोग जब चाहे तब कर सकते थे।
चू फैंग के लिए उसने उन सभी साधना संसाधनों को चू परिवार के लिए छोड़ दिया और खुद उनका उपयोग नहीं किया। इसका कारण ये था कि वर्तमान में एक स्तर के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन बहुत भयानक थे। हालांकि चू गुयू और अन्य लोगों के लिए संसाधन बहुत बड़ी संपत्ति थे, चू फैंग के लिए वे वास्तव में उसके दांतों के बीच की दरारों को भरने के लिए पर्याप्त थे। सब कुछ जानने के बाद चू परिवार के लोग बेहद उत्साहित थे और चू फैंग भी विशेष रूप से एक रात के लिए रुके थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ रात भर खुशी खुशी शराब पी। मूल रूप से परिवार का पुनर्मिलन पहले से ही खुश था और बदला लेने वाली नफरत के अलावा क्या होगा। इसलिए उस रात चू परिवार में हर कोई बेहद खुश था और उनके दिलों के खिलाफ दबाया गया विशाल पत्थर आखिरकार हटा दिया गया था। चू फैंग, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तुम्हारे चू परिवार की नफरत का बदला पहले ही ले लिया गया है, इसलिए अब मेरे लिए कुछ स्रोत ऊर्जा खोजने का समय आ गया है ना? पिछली बार से उस व्हाइट टाइगर विला के पूर्वज से स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मैं किसी भी स्वादिष्ट व्यक्ति से नहीं मिल सका और मेरी साधना में वास्तव में सुधार नहीं हुआ है। चू परिवार जिस शहर में छिपकर रह रहा था, उसे छोड़ने के बाद चू फैंग लिटिल व्हाइट पर सवार होकर एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर वापस चला गया। जहां तक एग्गी की बात है, वह लगातार दुखी होकर चिढ़ाती रही। जब व्हाइट टाइगर विला के पूर्वज रहते थे तो वे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद फिर गहन क्षेत्र में उन लोगों से स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद कोई सुधार करना मुश्किल होगा। लेकिन चिंता मत करो, मुझे लगता है कि इस बार आपकी फसल अच्छी होगी। चू फैंग मुस्कुराया। क्या मतलब है तुम्हारा? एग्गी ने असमंजस व्यक्त किया। मुझे लगता है कि अब 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को खोलने का समय आ गया है। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया, फिर अपने नीचे लिटिल व्हाइट से एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर वापस जाने की गति बढ़ाने का आग्रह किया। अध्याय 265 स्कूल संस्थापक। आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत एक निषिद्ध भूमि थी। हर साल आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार के दौरान केवल आंतरिक दरबार के शिष्यों को ही वहां जाने की अनुमति थी। इस साल का आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार हाल ही में समाप्त हुआ और आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत अपने सबसे सख्त समय पर था, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि चू फैंग के सामने वह नियम पूरी तरह से बेकार था। भले ही बाहरी लोगों को चू फैंग की ताकत पर संदेह हो, लेकिन एजियो ड्रैगन स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस पर संदेह करने की हिम्मत करे। आखिरकार उस दिन उन्होंने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कैसे चू फैंग ने गोंग लुयुन का सिर काट दिया। चू फैंग की विशेष स्थिति के अलावा कौन उसे रोकने की हिम्मत कर सकता है? जब तक चू फैंग ने कुछ शब्द कहे, ये बताते हुए कि वह टहलने के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत में प्रवेश करना चाहता है, वहां पहरा देने वाले बुजुर्ग ने तुरंत द्वार खोल दिए और चू फैंग को अंदर जाने दिया। हालांकि चू फैंग बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पहरेदारों को परेशान नहीं किया। उसने अपनी शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल किया, आसमान से उतरा और आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत में प्रवेश किया। उस समय चू फैंग की छाती से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी से घिरे होने के कारण चू फैंग की आंखों के सामने एक जटिल स्पिरिट फॉर्मेशन मैप दिखाई दिया। ये धीरे धीरे घूम रहा था और यह काफी जादुई था। जैसे जैसे वह उस नक्शे का पीछा करता गया और धीरे धीरे चू फैंग ने 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान का स्थान खोज लिया। शानदार, ये बहुत ही शानदार है। इस सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार किसी ने फिर से बनाया होगा, अन्यथा इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं होती। सौभाग्य से जब आप पहली बार 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे तो बूढ़े व्यक्ति ने आपको यह नक्शा दिया था, अन्यथा इस नक्शे के बिना आपके लिए अपने मौजूदा तरीकों से प्रवेश द्वार ढूंढना असंभव होता। चू फैंग ने खोज की, एग्गी ने प्रशंसा की। चू फैंग जो खुद उस वातावरण में था, प्रवेश द्वार की रहस्यमयता को वास्तव में महसूस कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार था। हालांकि ये प्रवेश द्वार वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज के प्रवेश द्वार की तुलना में अलग था। ये व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज के प्रवेश द्वार जैसा ही था, क्योंकि दोनों प्रवेश द्वारों को किसी ने बदल दिया था और उन्होंने उन्हें काफी जटिल तरीके से बदला था। ये प्रवेश द्वार हमेशा इधर उधर होता रहता था और यह जमीन के अंदर बहुत गहराई में छिपा हुआ था। अगर चू फैंग के पास स्पिरिट फॉर्मेशन मैप नहीं होता तो उसे प्रवेश द्वार खोजने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन सौभाग्य से उसके पास नक्शा था और ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होने के अलावा स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों में उसकी समझ उसके पहले के दिनों की तुलना में तुलनीय नहीं थी। इसलिए कुछ जटिलताओं के बाद
उसने आखिरकार सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार खोज लिया। प्रवेश द्वार बहुत खास था। यह कोई स्पष्ट सुरंग नहीं थी। प्रवेश द्वार खोजने के बाद चू फैंग को खुद एक आत्मा संरचना बनानी पड़ी। फिर उसे नीचे के प्रवेश द्वार से जुड़ने के लिए नक्शे को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। वह आत्मा संरचना सुरंग बनाने के बाद ही प्रवेश कर सकता था। जब चू फैंग ने आत्मा संरचना सुरंग बिछाने का काम पूरा किया और उसमें कदम रखा तो सुरंग तुरंत उसके पीछे बंद हो गई और उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। चू फैंग जब आत्मा निर्माण सुरंग से होकर तथाकथित प्रवेश द्वार में दाखिल हुआ तो वह भी अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। वह जगह एक बहुत ही विशाल और विशाल महल था। मोटे खंभे, बड़ा क्षेत्र, विशेष सामग्रियां। उन्होंने चू फैंग को बेहद शक्तिशाली ताकत का एहसास कराया और हर एक कोने में वहां बेहद मजबूत आत्मा संरचनाएं रखी गई थी। इतना मजबूत कि लगभग कोई भी व्यक्ति उस महल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इससे ये देखा जा सकता था कि महल बनाने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। वह क्षेत्र अब एक साधारण महल नहीं था, यह एक अविनाशी भूमिगत महल था। हालांकि उनके अलावा चू फैंग के पैरों के नीचे असीम हड्डियां भी दिखाई दी। अनगिनत अवशेष, असंख्य और मोटे अनुमान से वहां कई दसियों हजार अवशेष थे। वे उसके पैरों के नीचे एक महासागर की तरह ढेर हो गए और वह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने 1 साल पहले देखा था, हजार हड्डियों वाला कब्रिस्तान। इसलिए चू फैंग ये पुष्टि करने में सक्षम था कि यह निस्संदेह 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान था। वाह, इतने सारे शक्तिशाली अवशेष हैं और उनकी स्रोत ऊर्जा अभी भी बनी हुई है। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र में कोई नहीं है, फिर भी वे सभी गहन क्षेत्र के शिखर में विशेषज्ञ हैं। इतने सारे के साथ मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। चू फैंग, जल्दी से उन्हें अवशोषित करो। उन्हें अवशोषित करने के बाद मेरी साधना निश्चित रूप से बहुत बढ़ सकती है। उस पल में सबसे ज्यादा उत्साहित कोई और नहीं बल्कि एग्गी थी, क्योंकि उसके लिए वे साधारण हड्डियां नहीं थी। वे भरपूर भोजन थे, खजाने जो उसकी खेती को बढ़ा सकते थे। चिंता मत करो छोटी बच्ची, ये सभी तुम्हारे हैं। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने पहले अपनी आत्मा शक्ति को फैलाया। अपने आसपास सावधानी से स्कैन करने और यह पता लगाने के बाद कि कोई असामान्यता नहीं है, उसने अवशेषों से स्रोत ऊर्जा का अनियंत्रित रूप से उपभोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इतनी चरम शक्ति के साथ अवशोषित किया, एग्गी की साधना जो अटक गई थी और आगे नहीं बढ़ रही थी, अंततः फिर से चढ़ने लगी। बहुत जल्दी वह गहन क्षेत्र के पहले स्तर से गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ गई और उसकी साधना अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। उस स्थिति में चू फैंग और एग्गी दोनों ही बेहद उत्साहित थे। एग्गी के मजबूत होने का मतलब था कि चू फैंग भी मजबूत हो रहा था। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए एक और सुरक्षा कवच था। लेकिन जिस समय वह उत्साहित था, उसी समय चू फैंग भी सोच रहा था। कई हजारों विशेषज्ञ सभी गहन क्षेत्र में थे। वह कितनी भयानक युद्ध शक्ति थी। वर्तमान एजोर प्रांत का उल्लेख नहीं करना, शायद अन्य 8 प्रांतों में से एक भी प्रांत ऐसी युद्ध शक्ति नहीं जुटा सकता। उनके जैसे इतने सारे शक्तिशाली लोग यहाँ क्यों मरे? उनकी जान किसने ले ली? क्या सम्राट मकबरे के संरक्षक ने ली थी या कोई और कारण था? जैसा कि उसने सोचा था कि परिणाम के बिना चू फैंग ने अपनी मजबूत आत्मा निर्माण शक्ति के अलावा एग्गी की अनोखी शक्ति का उपयोग किया और हड्डियों से कई हजारों स्रोत ऊर्जाओं को पूरी तरह से चूस लिया। उस पल एग्गी की साधना अब गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर नहीं थी। वह एक और कदम आगे बढ़ी और गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश किया। उस साधना के साथ चू फैंग की सुनहरे रंग की बिजली के अलावा उसकी साधना गहन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच सकती थी। अगर वह गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था तो चू फैंग के तरीकों से उसे गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के लोगों से डरने की जरूरत नहीं थी और वह गहन क्षेत्र के 9वें स्तर के लोगों से लड़ सकता था। हालांकि वह गहन क्षेत्र के भीतर अजेय नहीं था, लेकिन उसे अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। इसने चू फैंग और एग्गी को अतुलनीय रूप से खुश कर दिया। छोटे शैतान, मैं वाकई गलत नहीं था। इस 1 साल में तुम्हारी तरक्की की गति मेरी कल्पना से भी ज्यादा तेज थी। हालांकि जब वे दोनों खुशी में डूबे हुए थे तो अचानक चू फैंग के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और उसने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने एक नीला रंग का लबादा पहना हुआ था, एक अजीब लेकिन खास फ्लाई वेस्ट थामे हुए था और उसके शरीर के चारों ओर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। चू फैंग को देखते हुए वह मुस्कुरा रहा था और वह व्यक्ति वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने चू फैंग को नक्शा दिया था। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह ही मजबूत था।
भले ही चू फेंग मूल क्षेत्र के 7वें स्तर का साधक और साथ ही ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था, लेकिन जब वह बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हुआ तो उसे अभी भी लगा कि वह कितना कमजोर और छोटा था। वरिष्ठ, क्या आप एजियो ड्रैगन स्कूल के निर्माता एजियो ड्रैगन के संस्थापक हैं? चू फेंग की निगाहें गंभीर थीं और उसने अत्यंत सम्मानपूर्ण लहजे में पूछा, क्योंकि चाहे वह पोशाक के मामले में हो या उसकी आभा के मामले में, वह महान एजियो ड्रैगन संस्थापक के समान ही लग रहा था। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने होशियार होगे। तुम्हें पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। बूढ़ा आदमी हंसा और असली जवाब न देने के बावजूद उसने पहले ही एक उत्तर दे दिया। उस समय चू फेंग बहुत खुश था। वह जल्दी से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपना सम्मान दिया। उसने श्रद्धापूर्वक कहा, चू फेंग स्कूल के संस्थापक को अपना सम्मान देता है। अध्याय 266 सारपुर। तो आपका नाम चू फेंग है? बुरा नहीं है, बुरा नाम नहीं है। आह चू फेंग, बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उठो, अगर तुम 1 साल में आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर से मूल क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो तो तुम्हारी प्रतिभा बढ़िया है और तुम्हें आत्मा शक्ति और इस जगह का नक्शा देना वास्तव में व्यर्थ नहीं था। मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक बढ़िया उपहार तैयार कर रखा है और यह बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने थोड़ी देर तक संतुष्टि से चू फेंग को देखने के बाद वह मुड़ा और मुख्य हॉल में अंदर चला गया। चू फेंग ने धीमे होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह भी जल्दी से पीछे चला गया। हालांकि उसी समय उसके दिल में उसने एजियो ड्रैगन संस्थापक के प्रति और भी अधिक सम्मान महसूस किया, क्योंकि उसके शब्दों से उसे यकीन था कि उसकी आत्मा की शक्ति उसके द्वारा खोली गई थी। इस बूढ़े आदमी के पास काफी कौशल है। हालांकि तुम्हारी आत्मिक शक्ति वास्तव में जन्मजात है और उसके द्वारा प्रदान नहीं की गई है। अगर उसने बंधन सील को तोड़ने के लिए तुम्हारी आत्मिक शक्ति को मजबूत नहीं किया होता तो मुझे डर है कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कभी भी जल्दी नहीं खोजी जाती। तुम मुझसे मिल भी नहीं पाते और इतने कम समय में तुम इतने बड़े सुधार नहीं कर पाते। एग्गी ने याद दिलाया, तो इसका मतलब यह है कि किसी को वास्तव में आत्मा शक्ति दी जा सकती है। जब तक आपके पास एक निश्चित मात्रा में शक्ति है तब तक बिना आत्मा शक्ति वाले लोगों को भी आत्मा शक्ति दी जा सकती है। चू फेंग काफी हैरान था। चूंकि एग्गी ने ऐसा कहा, इसका मतलब ये भी था कि एजियो ड्रैगन संस्थापक ने सच कहा था। बेशक ये संभव है। हालांकि जो लोग आत्मा की शक्ति को स्वीकार करते हैं उनके पास पर्याप्त शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। उस दिन आपके पीछे भागने वाले कई लोगों को भी आत्मा की शक्ति दी गई थी और क्योंकि वे आत्मा की शक्ति को सहन नहीं कर सके वे मर गए। इसके अलावा जो व्यक्ति आत्मा शक्ति प्रदान करता है उसे भी विश्व प्रेतवादी होना चाहिए। केवल आत्मा निर्माण विधियां ही आत्मा शक्ति को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर सकती हैं। इसके अलावा उस विश्व प्रेतवादी के पास कम से कम ब्लू क्लोक विश्व प्रेतवादी की विधियां होनी चाहिए। एग्गी ने समझाया, क्या ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट? क्या स्कूल का संस्थापक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है? चू फेंग दंग रह गया। इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार जब वह जीवित था तो वह केवल नीला लबादा वाला व्यक्ति नहीं था। ये बहुत संभव है कि वह अनंत रूप से बैंगनी लबादा वाले विश्व स्पिरिटिस्ट के स्तर के करीब पहुंच गया हो या वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गया हो। एग्गी ने कहा, इतना मजबूत। चू फेंग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने एजियो ड्रैगन फाउंडर को देखा उसकी निगाहें और भी अधिक सम्मान से भर गईं। लेकिन कुछ और सोचने के बाद चू फेंग पहले की तरह हैरान नहीं हुआ। आखिरकार एजियो ड्रैगन संस्थापक उस समय 9 प्रांतों में नंबर 1 विशेषज्ञ था। उसके जैसे चरित्र के लिए बैंगनी लबादा वाले विश्व स्पिरिटिस्ट के तरीके होना कोई अजीब बात नहीं थी। चू फेंग, आपके शरीर में मौजूद विश्व आत्मा काफी प्रभावशाली है। इसकी भूख काफी बड़ी है क्योंकि यह इतने कम समय में इतनी सारी स्रोत ऊर्जाओं को अवशोषित करने में सक्षम है। अचानक एजियो ड्रैगन संस्थापक बोला, पूर्वज, आप। ये शब्द सुनकर चू फेंग आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके शरीर में मौजूद विश्व आत्मा को उसने देख लिया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक विश्व आत्मा का आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार होना कोई अजीब बात नहीं है। इसके अलावा यह एक बहुत ही मजबूत विश्व आत्मा है, इसलिए इसे एक अच्छी बात कहा जा सकता है। मैं आपके लिए खुश हूँ। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने खुशी से मुस्कुराया। ये देखकर कि पूर्वज ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, चू फेंग भी शांत हो गया। उसने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, पूर्वज, ये हड्डियां कहाँ से आई?
इतने शक्तिशाली लोगों की मृत्यु इसी स्थान पर क्यों हुई? चू फैंग सच्चाई को छिपाए बिना एजोर प्रांत में एक सम्राट मकबरा है और यह मकबरे के प्रवेश द्वारों में से एक है। उस वर्ष असंख्य विशेषज्ञ यहाँ आए और वे सम्राट मकबरे को खोलना चाहते थे, लेकिन अंततः वे सभी यहीं मर गए। यहाँ बाहर केवल वे लोग हैं जो पहले मर गए। सम्राट मकबरे में गहराई में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों की लाशें इकट्ठा हो सकती हैं और यहाँ तक कि पहाड़ भी बना सकती हैं, एजियो ड्रैगन संस्थापक ने बताया। क्या ये सम्राट का मकबरा इतना भयानक है? चू फैंग हैरान था। हालांकि चू फैंग के शरीर में मौजूद एग्गी बेहद खुश थी। उसने चू फैंग से कहा, चू फैंग जल्दी करो, जल्दी से इस बूढ़े आदमी से पूछो कि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के अवशेष कहाँ हैं। लेकिन चू फैंग को पूछताछ करने के लिए अपना मुंह खोलने देने से पहले एजियो ड्रैगन संस्थापक ने पहले ही बोल दिया, अपने शरीर में विश्व आत्मा से कहो कि उन अवशेषों से उन स्रोत ऊर्जाओं के बारे में न सोचें, क्योंकि आप उस स्थान में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर सकता। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग ने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता चला कि एजियो ड्रैगन संस्थापक बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके पेट में एक परजीवी था। वह पूरी तरह से समझ सकता था कि वह क्या सोच रहा था और यहाँ तक कि एग्गी क्या सोच रही थी। शेष रास्ते पर एजियो ड्रैगन संस्थापक ने चू फैंग की पिछले वर्ष की यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत पूछा। उसने एजियो ड्रैगन स्कूल की स्थिति के बारे में नहीं पूछा। ये देखा जा सकता था कि बूढ़े व्यक्ति को अपने द्वारा स्थापित स्कूल की कोई परवाह नहीं थी। जल्दी जल्दी भागते हुए वे दोनों आखिरकार एक तालाब के पास पहुंचे। वह तालाब बहुत खास था। वह 2 मीटर भी गहरा नहीं था, फिर भी उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था और उसमें से कोहरे जैसी गैस निकल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चू फैंग पानी से दुनिया की शक्ति की अंतहीन धाराओं को महसूस करने में सक्षम था। आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल शक्ति और यहाँ तक कि गहन शक्ति, वह ये सब पानी में महसूस कर सकता था। पूर्वज, यह पानी। चू फैंग को और भी आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि पानी निश्चित रूप से एक खजाना था। यह ऐसा खजाना था जो किसी की साधना के लिए बहुत लाभकारी था। उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि एक स्तर से आगे निकलने के लिए भी बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि पूल में मौजूद गहन शक्ति और मूल शक्ति निश्चित रूप से उसे जल्दी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। ये वो उपहार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एसेंस पूल। सारकुंड में आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल शक्ति और गहन शक्ति होती है। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ सबसे मजबूत है, मूल शक्ति बीच में है और गहन शक्ति सबसे कमजोर है, फिर भी यह इस क्षेत्र में आप जैसे साधक की बहुत सहायता कर सकती है। इस कुंड में साधना करो जब तक तुम्हारी समझ शक्ति काफी मजबूत है। कई दिनों बाद तुम मूल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे, एजियो ड्रैगन संस्थापक ने समझाया। छप ठीक उसी समय चू फैंग अधीरता से कूद पड़ा। चू फैंग के कुंड में प्रवेश करने के बाद सारकुंड में आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल शक्ति और गहन शक्ति ने भंवर की परतें बनानी शुरू कर दी और वे पागलपन की हद तक चू फैंग की ओर बढ़ गए। वे वर्तमान में चू फैंग द्वारा परिष्कृत किए जा रहे थे। इस लड़के की समझने की शक्ति थोड़ी डरावनी है। इसे देखकर लगता है कि इसके लिए कई दिनों की जरूरत नहीं है। उसे एक दिन के बाद मूल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही उसने पूल में घूमते पानी को देखा, फिर चू फैंग को देखा जो बिल्कुल भी डरा नहीं था, एजियो ड्रैगन संस्थापक ने अपनी बर्फ सफेद दाढ़ी को सहलाया और खुशी से मुस्कुराया। लेकिन ठीक उसी समय एसेंस पूल से एक अजीब सी लहर सी उठती हुई महसूस की जा सकती थी। चू फैंग की आभा तेजी से बढ़ रही थी और वह मूल क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया। यह उस पल एजियो ड्रैगन संस्थापक की मूल रूप से शांत अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई। वह कई मायनों में चकित था और वह अब शांत नहीं रह सकता था। अध्याय 267 अनुरोध। चू फैंग ने एसेंस पूल में रहते हुए रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा। उसकी आभा अभी भी तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि यह पूल से ऊर्जाओं के साथ विलीन हो रही थी। वे उसके शरीर में बढ़ती जा रही थी और वे उसके द्वारा अवशोषित हो रही थी। चू फैंग के ओरिजिन क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश करने के तुरंत बाद जब वह असीम ऊर्जा से भर गया तो उसे आगे बढ़ने का एक और मौका मिला। उसने लगातार सफलता प्राप्त की और ऊर्जा के विस्फोट के साथ वह सफलतापूर्वक ओरिजिन क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर गया। उस पल चू फैंग अतुलनीय रूप से खुश था क्योंकि सार पूल वास्तव में बहुत प्रभावशाली था। अगर यह जारी रहा तो चू फैंग को भी लगा कि गहन क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा थी, लेकिन उसकी उम्मीदें व्यर्थ थीं
क्योंकि मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रखने के तुरंत बाद चू फैंग ने असहाय होकर पाया कि असीम ऊर्जा कम हो रही थी और अंत में वह ऊर्जा का एक भी निशान महसूस नहीं कर सका। चू फैंग ने अपनी आंखें खोली और अपनी आत्मा शक्ति को फैलाया। उसने पाया कि सार पूल में ऊर्जा कम नहीं हुई थी और यह पहले की तरह मजबूत थी। लेकिन फिर कर्ट उसे कुछ भी अवशोषित करने में असमर्थ क्यों था? छोटे लड़के, तुम्हारा शरीर कुछ खास लग रहा है। ठीक उसी समय पूल के पास खड़ा एजो ड्रैगन संस्थापक बोला और उसकी गंभीर निगाहों में आश्चर्य था। पूर्वज, आपका क्या मतलब है? चू फैंग को जिस समय आश्चर्य हुआ उसी समय वह भ्रमित भी था। वह इसलिए चकित था क्योंकि एजो ड्रैगन संस्थापक देख सकता था कि उसका शरीर विशेष था। वह भ्रमित था क्योंकि स्पष्ट रूप से सार पूल में अभी भी ऊर्जा थी, फिर भी वह किसी भी को अवशोषित नहीं कर सका। ये सार कुंड अत्यंत विशेष है। यद्यपि इसमें मौजूद ऊर्जा बहुत अधिक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सीमित मात्रा में ही ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। सामान्यतः जब तक किसी व्यक्ति की समझने की शक्ति खराब नहीं है, तब तक सार पूल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा उस व्यक्ति को आत्मिक क्षेत्र के प्रथम स्तर से गहन क्षेत्र के शिखर तक उठने में सक्षम बना सकती है। बेशक ये हर किसी की अलग अलग प्रतिभा पर निर्भर करता है, इसलिए आवश्यक समय की अवधि भी अलग अलग होती है। अगर वे धीमे थे तो दर्जनों साल, अगर वे तेज थे तो कुछ साल या उससे भी कम। बेटा, मैंने जो देखा है उससे साफ है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने इस सारकुंड में सबसे तेजी से ऊर्जा को अवशोषित किया है। इतनी तेजी से कि एक पल में तुमने वह ऊर्जा अवशोषित कर ली जिसे अवशोषित करने में दूसरों को कुछ या दर्जनों साल लग गए। ऐसी भयानक अवशोषण विधि केवल प्रतिभा नहीं है। भले ही आपने कुछ राक्षसी तकनीकों की साधना की हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आपका शरीर बहुत खास है, इतना खास कि यह आपके उपयोग के लिए शुद्धतम ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित कर सकता है। मैं गलत नहीं हूँ। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने चू फैंग को देखा और विश्लेषण करते हुए मुस्कुराया। पूर्वज, आप सही कह रहे हैं। मेरा शरीर वाकई थोड़ा खास है। जब तक मेरे पास उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन है, मेरी साधना तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि मैं एक ही वर्ष में इतने सारे स्तरों को पार कर सकता हूँ। हालांकि मैं जितनी ऊंची साधना तक पहुंचूंगा, मुझे उतने ही ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। जैसा कि आपने कहा, एक पल में मैंने वह ऊर्जा अवशोषित कर ली जिसे अवशोषित करने में दूसरों को दर्जनों साल लग गए, और जो मैंने अवशोषित किया वह सबसे शुद्ध था। लेकिन जब अन्य लोग गहन क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं, तो मैं केवल मूल क्षेत्र के 7वें स्तर से मूल क्षेत्र के 9वें स्तर तक ही सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस बार चू फैंग ने अब और कुछ नहीं छिपाया और उसने अपने विशेष शरीर के बारे में बात स्वीकार कर ली। सबसे पहले इस एजियो ड्रैगन संस्थापक के सामने कुछ भी छिपाना सचमुच कठिन था, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक अनुभव था और उसकी सर्वज्ञ आंखों को धोखा देना बहुत कठिन था। इसके अलावा चूंकि एजियो ड्रैगन संस्थापक उसकी खेती बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार था, चू फैंग को उम्मीद थी कि एजियो ड्रैगन संस्थापक की मजबूत खेती के साथ वह सम्राट मकबरे में उपयोग करने के लिए उसके लिए कुछ और भी मजबूत खेती संसाधन ला सकता है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा। किसी भी चीज के लिए अगर लाभ है तो नुकसान भी है। मार्शल साधना के मार्ग में सबसे गंभीर निषेध है अल्पकालिक लाभ के लिए भागना। हालांकि आंख मूंद कर मूल या गहन औषधि या अन्य साधना संसाधनों का सेवन करने से व्यक्ति की साधना थोड़े समय में बहुत बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य में बाधाओं को दूर करना उनके लिए कठिन होगा। हालांकि आप इससे प्रतिबंधित नहीं हैं और आप अपनी खेती को बढ़ाने के लिए खेती के संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपभोग कर सकते हैं और आप इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। यह एक ऐसा लाभ है जो दूसरों को नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप अपनी खेती को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा कीमत चुकानी होगी। यही कमी है। ऐसी विशेष विधि अच्छी है या बुरी, ये सब आप पर निर्भर करेगा। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ। चू फैंग ने सिर हिलाया क्योंकि वह उसके शब्दों के पीछे छिपे निहितार्थ को सुन सकता था। उसने चू फैंग से कहा कि उसका विशेष शरीर एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन यह एक बुरी चीज भी हो सकती है। यह अच्छा है या बुरा, ये सब चू फैंग पर ही निर्भर करेगा। इसका ये भी मतलब था कि यह सब चू फैंग की व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करता है। वह ये संकेत दे रहा था कि वह चू फैंग की मदद के लिए कोई और साधना संसाधन नहीं देने जा रहा था, और अगर वह अपनी साधना बढ़ाना चाहता था तो ये सब उस पर निर्भर होना चाहिए। चू फैंग एक विश्व अध्यात्मवादी के रूप में
क्या आपको ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि चेतना बनने के बाद भी मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ? अचानक एजियो ड्रैगन संस्थापक मुस्कुराया और पूछा, पूर्वज, आपकी क्षमताएं शक्तिशाली हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ विशेष विधि होनी चाहिए जो आपको इतने लंबे समय तक जीने की अनुमति देती है और बुझती नहीं है। चू फैंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ हाँ, इतने लंबे समय तक जीना और बुझना नहीं। तुम मुझे बहुत ज्यादा आंक रहे हो। मार्शल साधना के मार्ग में एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंचने के बाद वास्तव में कोई व्यक्ति स्वर्ग से जीवन को दूर करके अपनी आयु बढ़ा सकता है। हालांकि यह एक ऐसा लाभ है जो मार्शल लॉ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। जो आयु प्राप्त की जा सकती है वह उनकी प्रतिभा के आधार पर अलग अलग होगी। आमतौर पर एक मार्शल लॉर्ड सामान्य लोगों की तुलना में 100 साल ज्यादा जी सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उस दायरे में कदम नहीं रख पाया। बेशक अगर मैं उस दायरे में कदम भी रखता तो भी 200 साल पहले ही बीत चुके होते और मुझे पहले ही धुएं की तरह गायब हो जाना चाहिए था। हालांकि चू फैंग, तुम सही हो। मेरे पास वाकई कुछ खास तरीके हैं जिनकी मदद से मैं मरने के बाद गायब नहीं हो सकता। ये सब उस खजाने पर निर्भर है जो मैंने सम्राट की कब्र से उठाया था। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने हल्के से मुस्कुराया, फिर मुख्य हॉल में और भी आगे बढ़ना जारी रखा। ये देखकर चू फैंग ने जल्दी से उसका पीछा किया और 5000 मीटर चलने के बाद उनके सामने एक क्रिस्टल ताबूत था। क्रिस्टल ताबूत के चारों ओर हल्की चमक थी और उसके भीतर एक लाश थी। लाश का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा चू फैंग के बगल में खड़े एजियो ड्रैगन फाउंडर का था। हालांकि यह एक वास्तविक शरीर था, चेतना नहीं। 1000 साल के समय के बाद एजियो ड्रैगन फाउंडर के अवशेष पूरी तरह से स्वस्थ और बिना किसी नुकसान के थे। चू फैंग, देखो, उसके हाथ में मोती उसकी लाश को सड़ने नहीं देगा और उसकी चेतना को बुझने नहीं देगा, एग्गी ने याद दिलाया। उसी समय चू फैंग को यह भी पता चला कि एजियो ड्रैगन संस्थापक के हाथों में वास्तव में मुर्गी के अंडे जितना बड़ा मोती था। क्रिस्टल ताबूत को ढकने वाली चमक उस मोती से आई थी। हालांकि यह खजाना सम्राट के मकबरे में मेरी जान बचाने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह मेरी लाश को बर्बाद होने से बचा सकता है और मेरी चेतना को फीकी नहीं पड़ने दे सकता। ये वास्तव में एक खजाना है, लेकिन चाहे खजाना कितना भी जादुई क्यों न हो, वह किसी को स्वर्ग के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए 100 साल बाद मेरी चेतना कमजोर हो जाएगी और मेरी लाश भी सड़ जाएगी। चाहे मैं अपनी मृत्यु को बढ़ाने के लिए कोई भी विशेष तरीका अपनाऊं, मैं फिर भी जल्दी ही मर जाऊंगा। तो चू फैंग, मैं तुम्हें इस जगह पर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मेरा एक अनुरोध है। अचानक एजियो ड्रैगन संस्थापक की नज़र में विनती उभरी जब उसने चू फैंग को देखा। अध्याय 268 पुनरुद्धार। पूर्वज, मुझे कुछ भी आदेश देने में संकोच न करें। जब तक मैं ये कर सकता हूँ, चाहे मैं ब्लेड के पहाड़ पर चढ़ जाऊं या आग के सागर में डूब जाऊं, मैं इसे दूर नहीं धकेलूंगा। ये देखकर चू फैंग ने ईमानदारी से कसम खाए और वादा किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एग्गी ने कहा था। सबसे पहले, अगर उसे 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में एजियो ड्रैगन संस्थापक की मदद नहीं मिलती, तो वर्तमान में उसके लिए एग्गी के साथ अनुबंध करना संभव नहीं होता। अगर एग्गी की मदद न होती, तो उसके लिए अपनी मौजूदा उपलब्धियां हासिल करना संभव नहीं होता। एग्गी की सुरक्षा के बिना कौन जानता था कि वह पहले ही कितनी बार मर चुका होता। इसलिए जब उसने उस पूर्वज का सामना किया, तो चू फैंग के दिल से कृतज्ञता निकल आई। चू फैंग, मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ वह उतना गंभीर नहीं है जितना तुम कह रहे हो। इसके अलावा ये केवल एक अनुरोध है, कोई आदेश नहीं। जहाँ तक बात है, मैं केवल यही आशा करता हूँ कि इससे पहले कि मेरी चेतना लुप्त हो जाए और मेरी लाश सड़ जाए, आप मेरी चेतना को मेरी लाश के साथ मिलाने में मेरी मदद कर सकें। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चेतना और लाश को एक साथ मिलाओ। चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और वह उलझन में पड़ गया। हालांकि वह एक विश्व अध्यात्मवादी था, उसने चेतना और लाश को एक साथ मिलाने के बारे में कभी नहीं सुना था। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो यह मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति को पुनर्जीवित कर रहा है। पुनरुद्धार। एजियो ड्रैगन संस्थापक की मुस्कान और भी अधिक चमकदार थी। क्या पुनरुत्थान? यह उस पल चू फैंग अब शांत नहीं रह सका। तकनीकी रूप से कहे तो वर्तमान एजियो ड्रैगन संस्थापक पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। वह एक मृत व्यक्ति था जो लंबे समय से मर चुका था। अगर वह चू फैंग की मदद से पुनर्जीवित होना चाहता था, तो यह वास्तव में चू फैंग को मुश्किल स्थिति में डाल देता, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसकी मदद कैसे की जाए।
चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर तरह की अजीबोगरीब चीजें हैं। अगर चेतना नहीं बुझती तो अवशेष भी बर्बाद नहीं होने चाहिए। जब तक किसी के पास सड़ने से बचाने वाले खजाने के अलावा मजबूत तरीके हों, तब तक मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। अभी मेरे अवशेष अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं और मेरी चेतना भी वैसी ही है जैसी शुरू में थी, बिना किसी नुकसान के। वह खजाना मोती मुझे 1000 साल तक न सड़ने की शक्ति देता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मुझे मृत्यु के बाद पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। इस समय सब कुछ तैयार है, केवल एक चीज की कमी है, वह है एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे पुनर्जीवित कर सके, और यह व्यक्ति विश्व प्रेतवादी होना चाहिए। लेकिन आप विश्व अध्यात्मवादियों की स्रोत ऊर्जा की प्यास और खजाने की उनकी तीव्र मांग को भी जानते हैं। चाहे वह मेरी अक्षुण और अक्षत लाश हो, या वह खजाना जो सड़ने से बचाता है, या यहाँ तक कि यह चेतना भी हो, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए विश्व अध्यात्मवादी पागलपन की हद तक तरसते हैं। तो मुझे गारंटी देनी चाहिए कि विश्व प्रेतवादी उन चीजों को नहीं लेगा, फिर भी मुझे पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या आप मदद करने के लिए तैयार हैं? उस पल एजियो ड्रैगन संस्थापक की नज़र गहरी हो गई। मैं तैयार हूँ, बेशक मैं तैयार हूँ पूर्वज। यदि आप पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं, तो मेरा एजियो ड्रैगन स्कूल भी शक्ति में बढ़ सकता है। शिष्यों के पास एक व्यक्ति होगा जो उनकी रक्षा कर सकता है, और उन्हें दूसरों की किसी भी परेशानी से डरने की जरूरत नहीं होगी जो बिना किसी क्षतिपूर्ति के आती है। चू फैंग ने एक गोली के ड्रम की तरह सिर हिलाया, और उसने जो शब्द बोले वे उसके दिल से आए थे। एजियो ड्रैगन स्कूल में शामिल होने के बाद शिष्यों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया या अन्य बुजुर्गों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इस बात की परवाह किए बिना वर्तमान स्कूल प्रमुख सहित कई बुजुर्गों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और कई बार उसकी जान बचाई। इसलिए इस वजह से चू फैंग के मन में एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए काफी गहरी भावनाएं थीं। अभी अगर स्कूल संस्थापक पुनर्जीवित होने में सक्षम था, तो स्वाभाविक रूप से चू फैंग उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हाँ, वास्तव में मैं गलत नहीं था। लेकिन चू फैंग, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ सही तौर पर ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर मेरा अनुमान सही है, तो तुम्हें अभी ग्रे क्लॉक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन जाना चाहिए, है न? एजियो ड्रैगन संस्थापक ने मुस्कुराते हुए पूछा। मम, चू फैंग ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। इस उम्र में ग्रे क्लॉक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनने में सक्षम होने का मतलब है कि उस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा बेहद मजबूत है। हालांकि अगर आप मेरी चेतना और मेरी लाश को मिलाने में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आपको पर्पल क्लॉक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की योग्यताएं होनी चाहिए। एजियो ड्रैगन संस्थापक मुस्कुराया और कहा, बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी। वह चू फैंग अवाक रह गया और वह काफी डरा हुआ था। बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी, यह एक ऐसी किंवदंती थी जो 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप में भी मौजूद नहीं थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत बैंगनी लबादा पहने विश्व प्रेतात्मावादी बन जाओ। मैं कम से कम 100 साल और टिक सकता हूं, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रतिभा के साथ, जब तक तुम्हारे पास एक निश्चित समय है, तुम निस्संदेह उस स्तर तक पहुंच सकते हो। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने चू फैंग के कंधों को थपथपाया, और उसके बाद वह क्रिस्टल ताबूत की ओर बढ़ा। प्रकाश की एक किरण तेजी से उड़ी और एजियो ड्रैगन संस्थापक की हथेली में उतरी। फिर उसने चू फैंग के सिर को थपथपाया। उस पल चू फैंग ने पहले तो चकमा देना चाहा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि गति बहुत तेज थी। जब चू फैंग ने प्रतिक्रिया की, तो प्रकाश की अजीब सी किरण पहले ही चू फैंग के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी थी। अचानक तेज दर्द के कारण चू फैंग ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन वह तेज दर्द बस एक पल के लिए ही रहा और फिर गायब हो गया। जब वह होश में आया, तो चू फैंग ने आश्चर्य से पाया कि उसके मस्तिष्क में कुछ अतिरिक्त था। यह एक रहस्यमय तकनीक के लिए एक साधना पद्धति थी, और यह एक उच्च स्तरीय रहस्यमय तकनीक भी थी। ये जानना कि चू फैंग वर्तमान में जो साधना कर रहा था वह एक प्रारंभिक स्तर की रहस्यमय तकनीक थी। मध्यम स्तर की रहस्यमय तकनीकें केवल शीर्ष स्तर के प्रथम श्रेणी के विद्यालयों में ही पाई जा सकती हैं, और जहां तक उच्च स्तर की रहस्यमय तकनीकों की बात है, तो ऐसा लगता था कि एजियोर प्रांत में किसी के पास कोई नहीं है। फिर भी उस पल उसके पास एक थी। चू फैंग इससे उत्साहित कैसे नहीं हो सकता था? वह बस इतना खुश था कि मानो वह पागल हो गया हो। अगर मैं आपको कोई ऐसा मार्शल कौशल सिखाऊं जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो ये सिर्फ जानलेवा आपदा को ही आकर्षित करेगा। हालांकि
रहस्यमय तकनीकें अलग होती हैं। रहस्यमय तकनीकें किसी के शरीर में छिपी होती हैं और हालांकि यह आपकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती हैं, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करेंगे और बहुत कम लोगों को संदेह होगा कि आपने उच्च स्तरीय रहस्यमय तकनीक विकसित की है। लेकिन चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी चेतना और मेरे शव को एक साथ मिलाकर मुझे पुनर्जीवित करने में मेरी मदद कर सकते हो, मैं न केवल तुम्हें एक उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल प्रदान करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक अद्वितीय गुप्त कौशल भी प्रदान करूंगा। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने गंभीरता से कहा। गुप्त कौशल। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग का दिल दहल गया। जैसा कि उसने सोचा था, एजियो ड्रैगन संस्थापक ने वास्तव में उस जगह से बहुत लाभ प्राप्त किया था और उसने वास्तव में एक गुप्त कौशल प्राप्त किया था। हालांकि चू फैंग को अभी भी संदेह था। गुप्त कौशल व्यक्ति के शरीर के भीतर छिपे होते हैं और साधना विधियों को जोर से नहीं बोला जा सकता। बेशक, जब तक कि वह खुद को इसे सौंपने के लिए इतनी शक्तिशाली विधि को छोड़ने के लिए तैयार न हो। लेकिन कौन ऐसी शक्तिशाली विधि को फेंक देगा और दूसरों को देगा? क्या एजियो ड्रैगन संस्थापक वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार होगा? उसके बाद चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल के निर्माता एजियो ड्रैगन संस्थापक के साथ काफी बातचीत की। वह गुप्त रूप से जानता था कि एजियो ड्रैगन संस्थापक उस समय स्वर्ग क्षेत्र के शिखर में एक विशेषज्ञ था। उसे मार्शल लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने और मार्शल लॉर्ड बनने तक बस थोड़ा सा और चाहिए था। लेकिन ये बेकार था, क्योंकि इतनी साधना के बाद भी वह सम्राट मकबरे में ही मर गया। इससे ये देखा जा सकता था कि सम्राट मकबरा कितना खतरनाक था और कितना डरावना था। ये भी देखा जा सकता था कि सम्राट मकबरे का स्वामी कितना उत्कृष्ट था। कुछ और बातचीत करने के बाद चू फैंग एजियो ड्रैगन संस्थापक के आराम में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला गया। जब चू फैंग चला गया तो एजियो ड्रैगन संस्थापक ने चू फैंग को याद दिलाया कि वह किसी और को उसके और सम्राट मकबरे के बारे में न बताए। बेशक, चू फैंग ने तुरंत वादा किया, क्योंकि जब तक कोई विकल्प न हो वह किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह की बात के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा, भले ही एजियो ड्रैगन संस्थापक उसे याद न दिलाए। कुछ छोटी मोटी परेशानियों के बाद चू फैंग आखिरकार सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार से सफलतापूर्वक निकल गया और आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत के जंगल में वापस आ गया। उस पल चू फैंग का मूड बेहद अच्छा था। एक ही दिन में न केवल उसकी साधना एक बार में मूल क्षेत्र के शिखर पर प्रवेश करके बहुत बढ़ गई, बल्कि उसे एक उच्च स्तरीय रहस्यमय तकनीक भी मिल गई। यहाँ तक कि एग्गी की साधना भी 2 स्तरों तक बढ़ गई, क्योंकि उसने गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कदम रखा। उस फसल को प्रचुर मात्रा में नहीं कहा जा सकता था और स्वाभाविक रूप से चू फैंग अतुलनीय रूप से खुश था। चू फैंग, आपके स्कूल के संस्थापक पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही चू फैंग खुश हो रहा था, एग्गी की असामान्य रूप से चिंतित आवाज अचानक गूंजी। अध्याय 269 शक्ति में अचानक वृद्धि की शक्ति। एग्गी, ऐसा क्यों? एग्गी के अचानक शब्दों ने चू फैंग को थोड़ा चौंका दिया। स्पष्ट रूप से एजियो ड्रैगन संस्थापक दयालु था और उसने उसकी बहुत मदद की। उस पर भरोसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अरे तुम अभी भी बहुत छोटी हो, क्योंकि तुम उसके प्रति आभारी हो और इसके अलावा वह तुम्हारे स्कूल का संस्थापक है। तुम उस पर पूरी तरह से भरोसा करती हो। अगर तुम इस बात को उसके नजरिए से देखो, सोच को थोड़ा बदलो और ध्यान से इस पर विचार करो, क्या तुम उसके भरोसे के लायक हो? किस आधार पर उसे तुम पर भरोसा करना चाहिए? वह 1000 साल पहले नंबर 1 विशेषज्ञ था जिसने 9 प्रांतों में अपना दबदबा बनाया था। काफी क्षमता होने के अलावा ऐसे चरित्र का दिमाग बिल्कुल भी सरल नहीं है। चूंकि उसने मुझे और तुम्हारे विशेष शरीर को खोजा है, इसलिए उसकी अवलोकन शक्ति से ये देखा जा सकता है कि वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय वह सम्राट मकबरे की तलाश करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। आप और मैं जो हजारों हड्डियां देख रहे हैं, वे संभवतः बलि के वे टुकड़े हैं जो उसके साथ सम्राट मकबरे में गए थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी यह कहा। सम्राट मकबरे के भीतर कई स्वर्ग क्षेत्र के अवशेष हैं, इसलिए जब उन्होंने पहली बार सम्राट मकबरे की खोज की होगी तो उन्होंने 9 प्रांतों से कई विशेषज्ञों को इकट्ठा किया होगा। लेकिन इतने सारे विशेषज्ञों के सम्राट मकबरे में घुसने के बाद भी सिर्फ वह ही क्यों बच गया? ये जानते हुए कि जब कोई शक्तिशाली दुश्मन पूरी ताकत से किसी का सामना कर रहा हो तो वे एक ही वार से उसे मार सकते हैं। यहाँ तक कि एक वार से किसी की चेतना भी बिखर जाती और वे बचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर भी वह बच गया और उसे एक खजाना मोती भी मिल गया।
इसके अलावा आपने ये भी कहा कि एजो ड्रैगन संस्थापक इस तरह की साधना प्राप्त करने में सक्षम है क्योंकि वह सम्राट मकबरे से प्राप्त अच्छे लाभों पर निर्भर था। इसलिए उसने सम्राट मकबरे को दूसरों की तुलना में अधिक समझा होगा, इसलिए उन लोगों की मृत्यु। बस मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम ये कहना चाहती हो कि सम्राट मकबरे की खोजबीन करते समय जो लोग मारे गए, उन सभी का इस्तेमाल मेरे स्कूल के संस्थापक ने किया था, है न? एग्गी की बात पूरी होने से पहले ही चू फैंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये सही है। अगर वे लोग वास्तव में सम्राट के मकबरे में उसी समय प्रवेश करते थे, तो निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल सम्राट द्वारा किया गया था। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ही समस्याएं होती हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि भरोसे की जरूरत है? एग्गी ने दृढ़ता से कहा, इस बात को अलग रखते हुए कि वे केवल आपके संदेह हैं, भले ही मरने वाले लोग वास्तव में उसके द्वारा मारे गए हों, ये संभव है कि वे महान दुश्मन थे और वे ही पहले से ही बुरे इरादे वाले थे। वैसे भी इतिहास पहले ही बीत चुका है और उन लोगों का जीवन या मृत्यु मेरे लिए कोई संबंध नहीं रखती है। मैं इसकी जांच नहीं करना चाहता। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह भरोसेमंद है या नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, इसलिए मैं सावधान रहूंगा। इसके अलावा जब मेरे पास बैंगनी लबादा वाले विश्व प्रेतात्मावादी के तरीके होंगे, तो भले ही वह मेरा इस्तेमाल करना चाहे, उसके पास मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होगा। चू फैंग ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, इसे ऐसे ही मानो कि मैं बहुत ज्यादा शक कर रहा हूं। आखिरकार उसके जैसे बूढ़े लोमड़ी के लिए किसी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास करना बेहद मुश्किल है। ये देखकर कि चू फैंग निडर था क्योंकि वह आश्वस्त था, एग्गी ने और कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब वह एजो ड्रैगन संस्थापक से लाभ का एक समूह लेकर आया, तो वह एजो ड्रैगन स्कूल के मुख्य क्षेत्र में वापस आ गया। सबसे पहले चू फैंग सू मेई के निवास पर गया। जिस दिन वह स्पिरिट प्रोविंस जाने की तैयारी कर रहा था, उस दिन हुई छोटी सी बातचीत के बाद उन दोनों के बीच वास्तव में कोई लंबी बातचीत नहीं हुई। चू फैंग को उस छोटी लड़की की बहुत याद आती थी और चूंकि आज उसके पास दुर्लभ अतिरिक्त समय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से चू फैंग उसके पास जाकर उससे एक मजेदार बातचीत करना चाहता था। रास्ते में जब भी चू फैंग को कोई शिष्य और बुजुर्ग देखता तो वह उसके पास जाकर उसका सम्मान करता। जब वह उन इलाकों से गुजरता जहां महिला शिष्य इकट्ठा होती तो उसे तीखी चीखें भी सुनाई देती। अगर वह बगल की तरफ देखता तो पाता कि महिलाएं भेड़ियों और बाघों की तरह उसे घूर रही थीं। चू फैंग को उस स्थिति का सामना करने पर काफी ताजगी महसूस हुई। ये सम्मान था जो ताकत से प्राप्त होता था। कम से कम एजो ड्रैगन स्कूल के भीतर अब वह छोटा बदमाश नहीं था जिसे देखकर लोग हंसते थे। वह नंबर 1 शिष्य था जिसके साथ हर कोई रिश्ता बनाना चाहता था। हालांकि उसके विचार व्यर्थ थे क्योंकि सू मेई स्कूल में नहीं थी। इसलिए चू फैंग सूरो के निवास पर गया। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि सूरो भी वहां नहीं थी। पहले तो चू फैंग को थोड़ी चिंता भी हुई क्योंकि उसे लगा कि 2 लड़कियों का एक ही समय में गायब हो जाना सामान्य बात नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई का जन्मदिन आ रहा है और वे जश्न मनाने के लिए वापस जा रहे हैं, तो चू फैंग को राहत मिली। चू फैंग, मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी परेशानी हुई है। अचानक चू फैंग के पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, लॉर्ड स्कूल हेड। देखने के लिए अपना सिर घुमाने के बाद चू फैंग ने पाया कि एजो ड्रैगन स्कूल के स्कूल प्रमुख ली झांग किंग वर्तमान में उसके पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उसे देख रहे थे। लॉर्ड स्कूल हेड, आपकी आभा। लेकिन जिस चीज की चू फैंग को उम्मीद नहीं थी, वही ये थी कि ली झांग किंग की आभा पहले की तुलना में बदल गई थी। वह अब गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर नहीं था। पिछले कुछ दिनों में बूढ़ा आदमी गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया। वह साधना वैसी ही थी जैसी लिन रैन ने निषिद्ध औषधि का उपयोग करने से पहले की थी। वह गहन क्षेत्र के शिखर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह साधना वास्तव में बहुत उत्कृष्ट थी। हाँ, मैंने मूल रूप से आपके और गोंग लुयुंग के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई से पहले इस 8वें स्तर में एक सफलता हासिल करने की योजना बनाई थी। लेकिन मैं सफलता के बारे में कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह कुछ दिन देर से हुआ। मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के साथ एक आपदा लगभग घटित हो गई थी। सौभाग्य से आपके भगवान क्यूई फेग्यान के साथ संबंध थे, अन्यथा मेरे एजो ड्रैगन स्कूल की 1000 साल पुरानी नींव वास्तव में इस पीढ़ी में नष्ट हो जाने वाली थी। ली झांग किंग ने विनोदी लहजे में कहा, हो लॉर्ड स्कूल हेड, अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह वास्तव में मुझे शर्मिंदा करता है। चू फैंग को काफी बुरा लगा क्योंकि अगर क्यूई फेग्यान उस दिन नहीं आता तो एजो ड्रैगन स्कूल वास्तव में नष्ट हो जाता और इस तरह की आपदा उसके कारण होती। हाँ,
तुम्हें अभी भी शर्म आनी आती है न? आओ आओ आओ, मेरे साथ चाय पियो। वैसे मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चू फैंग के शर्मिंदा भाव को देखते ही क्यू झांग किंग खुशी से और जोर से फिर से हंस पड़ा। उसके बाद चू फैंग को क्यू झांग किंग ने एक शांत मंडप में बुलाया। फिर अपनी बड़ी आस्तीन को लहराते हुए चू फैंग के सामने कई किताबें फेंकी और कहा, चू फैंग, इन्हें देखो। ये हैं। बिना देखे वह वास्तव में नहीं जान पाता, लेकिन देखने के बाद वह डर से उछल सकता था। चू फैंग ने आश्चर्यचकित होकर पाया कि एक मध्यम स्तरीय रहस्यमय तकनीक के साथ साथ रैंक 6 मार्शल कौशल भी थे। वे सभी एजियो ड्रैगन संस्थापक की रचनाएं थीं, और वे वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए अद्वितीय कौशल थे। मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक एजियो ड्रैगन संस्थापक हैं। ये कैसे संभव है कि हमारे पास कोई मध्यम स्तर की रहस्यमय तकनीक या रैंक 6 मार्शल कौशल न हो? हालांकि चूंकि हम पहले गिरावट में थे और मुझे डर था कि अन्य स्कूल इस पर अपनी नज़र गिराएंगे और हमें लूटने आएंगे, इसलिए मैंने इन्हें जनता के सामने उजागर नहीं किया। धन की रक्षा करने की क्षमता के बिना किसी भी धन को प्रकट न करना सबसे अच्छा है, अन्यथा अनावश्यक परेशानी आकर्षित होगी और संभावित रूप से हत्या भी हो सकती है। लेकिन अब स्थिति अलग है। मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल की किस्मत में ताकतवर बनने का लिखा है, इसलिए अब समय आ गया है कि इन चीज़ों को भी बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि मेरा एजियो ड्रैगन स्कूल पहले दर्जे का स्कूल बन गया है, लेकिन उसके पास दूसरे दर्जे के स्कूल का ढांचा ही है। ली झांग किंग ने कहा, लॉर्ड स्कूल हेड, आपने वाकई बहुत सोच समझकर यह सब सोचा और इसकी पूरी योजना बनाई। ये सब वाकई सराहनीय है। उस पल चू फैंग खुद को रोक नहीं सका और उसने ली झांग किंग की ओर सम्मान से हाथ बढ़ाए। उसने पाया कि बुरा आदमी ली झांग किंग वास्तव में सरल नहीं था। इतने सालों तक कोर जोन में अपना नाम छिपाकर गार्ड एल्डर बनना व्यर्थ नहीं था। उसने छुपकर कई अच्छे पौधे खोदे और अभी स्कूल के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के बाद अच्छे पौधे भी अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा ली झांग किंग ने स्कूल के नए नियम भी बनाए। इससे एजियो ड्रैगन स्कूल का रूप बिल्कुल बदल गया और इससे स्कूल की शक्ति में अचानक वृद्धि हुई। अध्याय 270 विवाह। इसमें प्रशंसा की क्या बात है। स्कूल के प्रमुख के रूप में मैंने अपने एजियो ड्रैगन स्कूल को इस स्थिति में गिरने दिया। मैं वास्तव में अपने पूर्वज को शर्मिंदा करता हूँ। ली झांग किंग ने बहुत ही शक्तिहीनता से आह भरी। स्कूल प्रमुख, एजियो ड्रैगन स्कूल की गिरावट आपके कारण नहीं हुई, इसलिए खुद को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि अभी एजियो ड्रैगन स्कूल आपके हाथों से ही आगे बढ़ रहा है। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो उन्हें आप पर गर्व होता। उस समय चू फैंग कल्पना कर रहा था कि अगर वह उसे एजियो ड्रैगन फाउंडर के जीवित रहने और पुनरुद्धार की संभावना के बारे में बताएगा तो ली झांग किंग की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर मेरे पूर्वज अभी भी यहाँ हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसी अप्रिय बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। चू फैंग, दरअसल आज पहली बात जो मैं तुमसे बात करना चाहता था वह तुम्हारे परिवार के बारे में है। मुझे पता है कि अपने परिवार के विनाश का दर्द झेलने के बाद आपको डर है कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए आपने उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखने की व्यवस्था की है। मैं ये भी जानता हूं कि भले ही वर्तमान एजियो ड्रैगन स्कूल प्रथम श्रेणी का स्कूल बन गया है, लेकिन इसमें आपके परिवार की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देने की शक्ति नहीं है। हालांकि आपके परिवार के सदस्य अभी भी युवा हैं और वे वर्तमान में मार्शल साधना के लिए सबसे अच्छी उम्र में हैं। इतना कीमती समय बर्बाद मत करो। तो ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, इन्हें वापस लाओ और अपने परिवार को साधना के लिए दे दो। ली झांग किंग ने मध्यम स्तर की रहस्यमय तकनीक के साथ साथ रैंक 6 मार्शल कौशल को चू फैंग को सौंप दिया। लॉर्ड स्कूल हेड, ये देखकर चू फैंग उसकी दयालुता से थोड़ा अभिभूत हो गया। हालांकि वह वास्तव में उन चीजों को चाहता था, वे एजियो ड्रैगन स्कूल के स्कूल फाउंडेशन के खजाने थे, इसलिए वह इतने स्वार्थी तरीके से इसे अपने परिवार के पास खेती के लिए कैसे वापस ले जा सकता था। वह मत कहो, ये सब मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल में ही ज्यादा होगा। भविष्य को अभी भी तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम इसे बढ़ती शक्ति के रास्ते पर ले जाओ। जल्दी या बाद में यह एजियो ड्रैगन स्कूल तुम्हारा होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये मार्शल कौशल तुम्हारे हैं। ली झांग किंग ने चू फैंग के हाथों में मार्शल कौशल जबरन थमा दिया। चू फैंग, इस बूढ़े ने तुम्हें अपने साथ जोड़ने के लिए तुम पर बहुत पैसा खर्च किया है, उन्हें ले लो। आखिरकार भविष्य में ये किस्मत में लिखा है कि तुम इस एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए कड़ी मेहनत करोगे।
कुछ तुच्छ मार्शल कौशल को जल्दी लिया गया मुआवजा कहा जा सकता है। एग्गी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, धन्यवाद लॉर्ड स्कूल हेड, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस रहस्यमय तकनीक और इन मार्शल कौशल को बाहरी लोगों को नहीं सौंपने दूंगा। चू फैंग ने अभी भी रहस्यमय तकनीक के साथ साथ मार्शल कौशल को स्वीकार कर लिया और उसने उन्हें अपने कॉस्मोस सेक में डाल दिया। हाँ, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं उन्हें तुम्हें नहीं सौंपता। ये देखकर कि चू फैंग ने उन्हें स्वीकार कर लिया, ली झानकिंग की मुस्कान और भी अधिक खुश हो गई। फिर उसने चू फैंग से कहा, वास्तव में मेरे पास एक दूसरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये संभवतः मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए बहुत बढ़िया उन्नति का एक दुर्लभ अवसर हो सकता है। यह क्या है? चू फैंग ने उत्सुकता से और ध्यान से पूछा। चू फैंग, पहले मैं तुमसे पूछूं, अभी एजियो ड्रैगन स्कूल में सबसे ज्यादा क्या कमी है? ली झानकिंग ने सवाल के साथ जवाब दिया, एजियो ड्रैगन स्कूल के पास संसाधन हैं, इसलिए जो कमी है वह है कुछ नींव की। नींव को धीरे धीरे जमा करने की आवश्यकता है, इसलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात उत्कृष्ट शिष्य हैं। चू फैंग ने उत्तर दिया, ये सही है। वर्तमान में मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल को सबसे ज्यादा जरूरत उत्कृष्ट प्रतिभाशाली शिष्यों की है। हालांकि ऐसे शिष्यों को मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश के लिए आकर्षित करने के लिए मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल की प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाना होगा। हालांकि आपके और गोंग लुयुन के बीच की लड़ाई ने काफी हंगामा मचाया, लेकिन लोगों को केवल आधा विश्वास और आधा संदेह है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेरा एजियो ड्रैगन स्कूल इतनी ताकत से लैस है। हालांकि अभी एक मौका है, मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल को साबित करने का मौका, आपको और मुझे साबित करने का मौका। कुछ दिनों बाद वार्षिक 100 स्कूल सभा शुरू होगी। ये 100 स्कूलों का समागम लिंग्यून स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक भव्य अवसर है जहां अजूर प्रांत के सभी प्रथम श्रेणी के स्कूल एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर विभिन्न शिष्यों और स्कूल प्रमुखों के बीच मुकाबला होगा। मुकाबलों का विजेता स्कूल रैंकिंग में प्रवेश करेगा। अभी एजियो ड्रैगन स्कूल प्रथम श्रेणी के स्कूलों में किस स्थान पर रहेगा, यह 100 स्कूल सभा पर निर्भर करेगा। अगर मेरा एजियो ड्रैगन स्कूल उच्च स्थान पर आ जाता है और एक बार में प्रथम श्रेणी के स्कूल रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश कर लेता है, तो मेरा मानना है कि यह मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के उत्थान में काफी सहायक होगा। ली झानकिंग ने बताया, वास्तव में ये 100 स्कूलों की सभा एक दुर्लभ अवसर है। लॉर्ड स्कूल हेड, चिंता न करें। अन्य स्कूलों के शिष्यों के बीच झगड़े में मैं, चू फैंग, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और मैं स्कूल या आपको निराश नहीं करूंगा। चू फैंग ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की और गारंटी दी, हाँ, आपके शब्द ही काफी हैं। मुझे पता है कि आप में कितनी ताकत है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, वह यह आखिरी बात है। जैसे ही ली झानकिंग ने यह बात कही, उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। लॉर्ड स्कूल हेड, जो भी आपके मन में है, बोलिए। चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। ओह चू फैंग, इस मामले के लिए मुझे दोष मत दो। ली झानकिंग ने अचानक अपनी मुस्कान दूर कर दी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। लॉर्ड स्कूल हेड, यह क्या है? चू फैंग का सिर उसके कारण कोहरे से भर गया था। ली झानकिंग ने कहा, मैंने खुद ही फैसला किया और मैंने तुम्हारे लिए शादी तय कर दी। क्या? ली झानकिंग के बोलने के बाद इसने चू फैंग को काफी डरा दिया। वह अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अतुलनीय आश्चर्य के साथ पूछा, लॉर्ड स्कूल हेड, मैंने आपसे कभी मेरे लिए पत्नी खोजने के लिए नहीं कहा, तो आपने शादी का फैसला क्यों किया? चू फैंग, अभी ज्यादा उत्तेजित मत हो। धीरे धीरे सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस मंगेतर की उत्पत्ति छोटी नहीं है। तुमने जेड मेडेन स्कूल के बारे में सुना है न? ली झानकिंग ने जवाब में पूछा। जेड मेडेन स्कूल, ये 3 शब्द सुनने के बाद चू फैंग तुरंत मुस्कुराया और उसे दिलचस्पी हुई। शायद चू फैंग को दूसरे स्कूलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चू फैंग को जेड मेडेन स्कूल के बारे में काफी कुछ पता था क्योंकि एजियोर प्रांत का लगभग हर एक पुरुष जेड मेडेन स्कूल को जानता था। जेड मेडेन स्कूल, यह एक विशेष स्कूल था। इसमें केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता था, पुरुषों को नहीं, क्योंकि जेड मेडेन स्कूल में चाहे वह रहस्यमय तकनीक हो या मार्शल कौशल, वे केवल महिलाओं के लिए ही उपयुक्त थे। हालांकि यह केवल महिलाओं के लिए खुला था, लेकिन शिष्यों की आवश्यकता अभी भी बहुत सख्त थी। उन्हें न केवल उत्कृष्ट प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि एक सभ्य चेहरे की भी आवश्यकता थी। ठीक इसी वजह से जेड मेडेन स्कूल बस एक पवित्र भूमि थी जिसके लिए सभी पुरुष तरसते थे। जेड मेडेन स्कूल की महिला शिष्याएं अनगिनत पुरुषों के दिलों में देवी थीं।
जेड मिडेन स्कूल की एक शिष्या से शादी करने में सक्षम होने से गर्व महसूस होता था और उन्हें लगता था कि यह कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत सम्मान देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जेड मिडेन स्कूल केवल दिखावे के लिए स्कूल नहीं था। हालांकि स्कूल में बहुत कम लोग थे, क्योंकि पूरे स्कूल में 10,000 लोग भी नहीं थे और उनके पास केवल कुछ 100 मुख्य शिष्य थे, उनकी ताकत सभी बहुत मजबूत थी। यह एक ऐसा स्कूल था जिसे एजोर प्रांत में प्रथम श्रेणी के स्कूलों में शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता था। इस कारण जेड मिडेन स्कूल के शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से खुद को उत्कृष्ट होने का लेबल लटका दिया। बेशक इससे वे बेहद घमंडी हो गए और जिन पुरुषों ने उनकी नज़र को आकर्षित किया वे दुर्लभ में दुर्लभ थे। अगर कोई उन्हें पत्नी के रूप में रखना चाहता था तो ये बहुत मुश्किल था। इसलिए भले ही जेड मिडेन स्कूल के शिष्य चू फैंग के दिल को पागलपन से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने चू फैंग की जिज्ञासा को आकर्षित किया। क्या तुम भावुक हो गए हो? चू फैंग के अद्भुत भावों को देखकर ली झानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह जेड मिडेन स्कूल का शिष्य हो, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। स्कूल प्रमुख, इधर उधर मत घूमो। आपने मेरे लिए किस तरह की मंगेतर चुनी है? चू फैंग ने हंसते हुए पूछा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। वह जेड मिडेन स्कूल में नंबर 1 शिष्य है, जिसे ड्राइंग से लड़की का खिताब दिया गया है। यान रियो TN यान योजक चिन्ह ग्रेटर दैन चेहरा, रू योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जैसा, यू योजक चिन्ह ग्रेटर दैन Z = Z जैसा चेहरा।